एपिसोड 21 to 30। अध्याय 21। 018 चंद्रमा को थामे हुए तारे। पिताजी, गले लगो। वाह। यान के अपने पिता को देखते ही अपनी छोटी छोटी टांगों से जल्दी से दौड़कर उनके पास आया। यान नानमो ने अपने बेटे को अपनी बाहों में उठा लिया और उसके छोटे से चेहरे पर चुटकी काटते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, तुम छोटे बदमाश, तुम अपने भाई के खिलाफ लड़ाई भी नहीं जीत सकते, रोने का क्या फायदा। यान के ने अपने होठों को भींच लिया और यान नानमो की बाहों में समा गया, अपने आंसू और नाक का पानी अपने सूट पर फैला लिया। भाई बहुत बुरा है, बहुत दुख होता है। यान नानमो की बातें आग में घी डालने का काम कर रही थी और जुआंग शियुए ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा बेटा किसकी तरह है। बीम टेढ़ी है तो खंभा भी टेढ़ा है। यान नानमो बचपन में बिल्कुल छोटा डाकू था। यान सोंग यान नानमो का ही उन्नत रूप है। यान नानमो पास आया, उसका बायां हाथ यान के को थामे हुए था और दायां हाथ जुआंग शियुए को गले लगाने के लिए बढ़ा और धीरे से बोला, ठीक है बीवी, सब मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। क्या इतना काफी नहीं है। नाराज मत हो। उसने यान सोंग को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। जल्दी करो और अपनी माँ से माफी मांगो। यान सोंग ने अपनी आंखें घुमाई। मैं माफी क्यों मांगूं, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। हे, उस बच्चे का स्वभाव शौचालय में पड़े पत्थर जैसा कठोर और बदबूदार है। यान नानमो इस सिद्धांत पर कायम है कि पत्नी हमेशा पहले आती है। दोनों बेटों को बिना शर्त इस बात का पालन करना चाहिए, सही हो या गलत, गलती हमेशा तुम्हारी ही होगी। किसी भी हालत में माँ अपनी पत्नी को नाराज करना बिल्कुल अनुचित है। हालांकि यान नानमो कभी कभी सनकी हो जाता था, फिर भी वह अपने बेटों के सामने अपना दबदबा बनाए रखता था। यान सोंग ने अपने होंठ भींचे, सिर नीचे किया और धीरे से कहा, माँ नाराज मत हो। वह ये स्वीकार नहीं कर रहा था कि वह गलत था। यान नानमो ने जल्दी से उसे शांत किया, देखो लड़के को पता है कि वह गलत था, इसलिए नाराज मत रहो। जब एक औरत गुस्से में होती है तो उसकी सुंदरता खो जाती है, इससे झुर्रियां आसानी से पड़ जाती हैं। यान नानमो को जूंग जियुए के नाजुक हिस्से पर चोट करना बखूबी आता था। उसने उसे धक्का देते हुए कहा, बकवास है, मुझे झुर्रियां नहीं पड़ने वाली। यान नानमो ने यान सोंग को आंख मारी, जिसने भौहें चढ़ाई और पास आकर जुआंग शियुए के कपड़ों को धीरे से खींचते हुए कहा, मैं अब अपने भाई से नहीं लड़ूंगा, माँ कृपया गुस्सा मत होइए, ठीक है। अर्थात जब तक यान के ने उसे पहले उकसाया नहीं, तब तक वह उंगली उठाने की भी जहमत नहीं उठा सकता था। कहना ही होगा, जब यान सोंग ने प्यार जताने की कोशिश की तो वह काफी असरदार साबित हुआ। जूंग शियुए का गुस्सा लगभग तुरंत ही गायब हो गया। उसने यान सोंग के सिर पर हाथ फेरा और गंभीरता से कहा, तुम बड़े भाई हो, तुम्हें अपने छोटे भाई का ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें वापस राजधानी भेज दूंगी। वह अपने बेटे को दूर भेजना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ये सिर्फ बच्चे को डराने के लिए था। लेकिन यान सोंग खुश लग रहा था, उसकी आंखें चमक रही थी जब उसने ऊपर देखा। सच में माँ, क्या आप मुझे दादा दादी के घर वापस भेज रही हैं। उसे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी, यहाँ एक भी खेलने वाला साथी नहीं था। वह राजधानी का लाडला था। बड़े आंगन में हर बच्चा उसके इर्द गिर्द घूमता था। सब उसे खुशी खुशी भाई कहते थे और वह जिसे चाहे चुन सकता था। दादा दादी उस पर बहुत प्यार लुटाते थे। जिंदगी इससे ज्यादा बेफिक्र हो ही नहीं सकती थी। जूंग जियुए, तुम्हारे सपनों में। बाहर खड़ी आया ने याद दिलाया, मैडम अब समय हो गया है, आपको और साहब को आना चाहिए। लो, मिस्टर यान और लेडी यान आ गए हैं, किसी ने कहा और पल भर में सबकी नजरें दूसरी मंजिल की ओर मुड़ गईं। हॉल की रोशनी धीमी हो गई और एकमात्र स्पॉटलाइट दूसरी मंजिल के गलियारे के प्रवेश द्वार पर केंद्रित हो गई। सबसे पहले एक आदमी सामने आया जिसने बारीकी से सिलवाया हुआ काला सूट पहना हुआ था। वह आम आदमी से ज्यादा लंबा था, कम से कम 1 मीटर 85 इंच लंबा, दुबला पतला और सुडौल शरीर, खासकर उसकी लंबी और पतली टांगें किसी सुपरमॉडल से टक्कर ले रही थीं। फिर उसका चेहरा था, जिसे देखकर वहां मौजूद कई औरतें एक साथ चौंक गईं। तीखी भौहों और चमकदार आंखों के साथ वह साधारण रूप से सुंदर था और विशेष रूप से उसकी आड़ू के फूल जैसी आंखों में ऐसी क्षणभंगुर झलक थी जो अनायास ही लोगों को गहरे मोह में खींच लेती थी। वह बहुत युवा था, 30 वर्ष से अधिक का नहीं दिखता था, धार्मिक और दुष्ट दोनों प्रकार का आचरण करता था, जो लोगों के दिलों को मोह लेता था। क्या ये मिनिस्टर यान है? हे भगवान, मुझे तो लगा था कि कोई अधेड़ उम्र का पेट निकला हुआ चाचा होगा। किसने सोचा था कि वो इतना जवान और खूबसूरत होगा। अविवाहित युवतियों के एक समूह का दिल जोर से धड़क रहा था, वे अपने मुंह ढक रही थी, चीखना चाहती थी। युनशेन ने थोड़ा सा मुंह बनाया, वह बहुत ही आकर्षक आदमी निकला, एक उच्च पदस्थ अधिकारी से ज्यादा एक सुपरस्टार जैसा। उस आदमी ने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी, जिससे दिलों की धड़कनें तेज हो गईं और एक शातिर बदमाश सा एहसास हुआ। लेकिन इससे पहले कि नीचे बैठी औरतें और पत्नियां फिर से चीख पाती, वह किनारे हट गया और अंधेरे में हाथ बढ़ाकर बोला। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो दिल को गर्माहट दे रही थी। एक गोरा और पतला हाथ उसके हाथ में आया और फिर परछाई से एक परम सुंदरी उभरी जो उसके साथ साथ चल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, उनके बीच एक अनकही सद्भाव और गर्मजोशी का संचार हो रहा था। उनकी साझा मुस्कान का दृश्य एक पेंटिंग की तरह राजसी था, चांदी और धुंधली रोशनी के नीचे यह एक ऐसी अमिट छवि थी जो वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में अंकित हो गई। जो महिलाएं मोहित हो गई थीं, वे ऐसे ठंडी हो गईं जैसे उन पर बर्फीले पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो। ये लेडी यान ही होंगी, जवान और खूबसूरत, किसी सुनसान घाटी में किसी ऑर्किड के समान बेहद खूबसूरत। ऐसा लग रहा था कि उनके जैसी खूबसूरत औरत ही किसी मर्द से मुकाबला कर सकती है। पीछे पीछे 2 छोटे लड़के आ रहे थे, एक लंबा और दूसरा नाटा। दोनों ने उस आदमी और औरत का हाथ थाम रखा था। लंबा लड़का छोटे काले सूट में, नाजुक और खूबसूरत चेहरे का था। अगर उसका ठंडा और शांत स्वभाव न होता तो आप उसे लड़की समझ सकते थे। उसकी आड़ू जैसी आंखें उस आदमी जैसी थीं।
शायद इसलिए कि वह अभी छोटा था और उसका चेहरा पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ था। उसकी आंखों में उस आदमी जैसा आकर्षण नहीं था, फिर भी एक ठंडा आकर्षण था। छोटा लड़का सफेद सूट पहने लड़खड़ाते हुए चल रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। उसकी आंखें उस औरत की आंखों से बिल्कुल मिलती जुलती थीं। जब वह मुस्कुराता था तो शुद्ध और प्यारी अर्धचंद्राकार चांद की तरह, जिससे उसके गोलमटोल गालों को चुटकी काटने का मन करता था। एक बच्चा इतना प्यारा कैसे हो सकता है? 4 लोगों का एक परिवार सीढ़ियों से उतर रहा था, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, और एक क्षण के लिए नीचे सन्नाटा छा गया। जैसे ही यूनिया ने उस लंबे लड़के को देखा, उसके बाएं कंधे में दर्द का एहसास हुआ। वह खुद को रोक नहीं पाए और अपनी भौहें सिकोड़कर कंधे पर उस जगह को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। कपड़ों के आर पार भी उसे वहां एक उभरा हुआ निशान महसूस हो रहा था, एक ऐसी याद जो किसी बीते जीवन जितनी दूर लग रही थी। फिर भी जब भी वह उसके बारे में सोचती, उसे एक ऐसा चुभता हुआ दर्द महसूस होता जो उसकी सांसें रोक देता। अध्याय 22:09 बहुत समय हो गया मिलते हुए। जैसे ही वे सीढ़ियों के अंत में पहुंचे, यान नानमो अचानक रुक गए और नीचे खड़े अलग अलग चेहरों को देखने लगे। उन्होंने आत्मविश्वास और विद्वान जैसी शान से हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पत्नी की जन्मदिन पार्टी में आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। हमने पहली बार ऐसा आयोजन किया है, इसलिए अगर कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। उन्होंने इशारा किया और वर्दी पहने एक वेटर ट्रे लेकर आया। यान नानमो ने ट्रे से रेड वाइन के 2 गिलास निकाले और अपने बगल में बैठी जुआंग शियुए को एक गिलास दिया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़ा। मेजबान होने के नाते सम्मान के तौर पर पहले हम एक गिलास पी लें। जूंग जियुए ने सुरुचिपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए अपना रेड वाइन का गिलास उठाया, उसे यान नानमो के गिलास से टकराया और एक ही घूंट में उसे खत्म कर दिया। नीचे से किसी ने अपना गिलास उठाया। लेडी यान को जन्मदिन की शुभकामनाएं, आप और मिस्टर यान साथ साथ बूढ़े हों। जुआंग जियुए ने उस व्यक्ति को सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद। जन्मदिन मुबारक हो लेडी यान। बधाइयों का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था और जूंग जियुए की मुस्कान बेमिसाल थी। उसका शालीन व्यवहार और उसकी हर हरकत वहां मौजूद महिलाओं में ईर्ष्या पैदा कर रही थी। यान नानमो ने उसका हाथ थपथपाया। मैं सचिव जो और अन्य लोगों का अभिवादन करने जा रहा हूं, मैं ये स्थान आपकी देखभाल में छोड़ दूंगा। जुआंग जियुए ने हल्के से सिर हिलाया, चिंता मत करो। यान नानमो को अपनी पत्नी की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। वह राजधानी के उच्च समाज में घुलने मिलने में पूरी तरह सक्षम थी, इसलिए जियांगजू का छोटा दायरा उसके लिए कोई चुनौती नहीं था। लेडी यान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जवान और खूबसूरत होंगी और आपके पति इतने खूबसूरत होंगे। इतनी कम उम्र में मंत्री बनना, लेडी यान आप सचमुच धन्य हैं। यान नानमो के जाते ही एक महिला पास आए। बोलने वाली महिला मंत्री लिन की पत्नी थी, 40 साल की उम्र की, जिनका गाढ़ा मेकअप आटा गूंथने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। उनके स्वर में कड़वाहट छिपी नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। जुआंग शियुए हल्के से मुस्कुराया, आप मेरी चापलूसी कर रही हैं लेडी लिन। मेरी सुंदरता मेरे माता पिता की देन है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेडी लिन की मुस्कान कुछ रूखी हो गई। ये बात उसे कुछ ताने जैसी लगी। इसमें इतना गर्व करने वाली क्या बात है? अच्छी जिंदगी में जन्म लेना तो बस किस्मत है। लेडी सू और लेडी जो एक साथ आई और जूंग जियुए के बगल में बैठे 2 छोटे लड़कों की प्रशंसा करते हुए बोली, कितने सुंदर बच्चे हैं, खासकर बड़ा वाला, जिसे लगता है कि आपसे और मिस्टर यान से सभी बेहतरीन गुण विरासत में मिले हैं। कौन जानता है कि बड़ा होने पर वह कितनी छोटी लड़कियों को आकर्षित करेगा। जुआंग शियुए ने अपने बेटों का परिचय कराया, यह आंटी झाई हैं और यह आंटी लियू हैं। दोनों बच्चों ने विनम्रता से कहा, नमस्ते आंटी झाई। नमस्ते आंटी लियू। लेडी सू और लेडी जो मुस्कुराना बंद नहीं कर सकी। जितना अधिक उन्होंने उन्हें देखा, उतना ही अधिक वे उन्हें पसंद करने लगी। विशेष रूप से बड़ी महिला, उसका छोटा सा चेहरा इतना आकर्षक कैसे हो सकता है? वह शांत और अलग दिखने वाला चेहरा जो इतना दिल को छू लेने वाला था। जुआंग शियुए ने असहाय होकर मुस्कुराते हुए कहा, इसमें इतनी अच्छी बात क्या है? बड़ा बच्चा इतना शरारती है कि उससे मुझे सिर दर्द हो जाता है। मैंने आज तक इतना शरारती बच्चा नहीं देखा। लेडी सू हंसी, कौन सा छोटा लड़का शरारती नहीं होता? मेरा छोटा सा बदमाश बचपन में घर की छत उखाड़ लेता था और आगे तुम्हें और भी सिर दर्द होगा। लेडी लिन को लगा जैसे वो बातचीत से पूरी तरह बाहर हो गई हैं। लेडी सू और लेडी जो की लेडी यान के साथ इतनी गहरी दोस्ती देखकर उन्हें अंदर ही अंदर घृणा महसूस हुई। आखिर लेडी यान तो एक मामूली मंत्री की पत्नी थी। एक मेयर और एक सचिव की ये पत्नियां उन पर फिदा थी, क्या उनकी इज्जत नहीं गिर रही? लेडी सू ने लेडी लिन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जो अपने चेहरे पर सब कुछ ऐसे दिखा रही थी मानो कोई जोकर हो। हालांकि मंत्री लिन की उपलब्धियां अच्छी थी, फिर भी उनकी पत्नी ने उन्हें रोक रखा था। यान सोंग को पार्टियों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था और औरतों के समूह की लगातार गपशप उसे परेशान करती थी। जूंग जियुए का ध्यान न होने के मौके का फायदा उठाते हुए उसने भागने की योजना बनाई। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके कपड़ों के किनारे को खींच रहा है। उसने पलट कर देखा और जैसी की उम्मीद थी, वह यानके का घूंसे मारने लायक गोल मटोल चेहरा था। मुझे छोड़ दो। यानके ने अपनी जीभ बाहर निकाली, मुझे अपने साथ ले चलो वरना मैं माँ को बता दूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। यान सोंग उससे हार गया, छोटा बदमाश। यान सोंग ने अपना सिर हिलाया, मैं माँ को बता दूंगा कि तुम गाली दे रहे हो। यान सोंग चुप था। ये छोटा सा बदमाश इतना गुस्सैल था कि वह उसे फिर से पीटना चाहता था। स्थिति का जायजा लेते हुए उसने तय किया कि अभी इस छोटे बच्चे से बहस नहीं करनी चाहिए। पार्टी से निकलने के बाद वह इससे निपट लेगा। मेरे पीछे आओ और भागो मत। अगर तुम मुसीबत में पड़ गए तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। यानके ने अपने कपड़ों के किनारे को कसकर पकड़ लिया। जब जूंग शियुए और कुछ महिलाएं बातें कर रही थीं, यान सोंग और यान के भोज में से गुजर रहे थे। दोनों नन्हे मुन्नों पर किसी का ध्यान नहीं गया। जब यान सोंग खुद पर गर्व महसूस कर रहा था, तभी अचानक उसकी किसी से टक्कर हो गई और वह नीचे गिर पड़ा। कौन है? क्या तुम देख नहीं सकते कि तुम कहां जा रहे हो?
वह गुस्से से उठा और फिर उसने एक छोटी लड़की को देखा जो चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह नाजुक और सुंदर लग रही थी। उसके सामने खड़ी थी, एक पश्चिमी गुड़िया की तरह सुंदर, केवल उसकी आंखें अरुचिकर लग रही थीं। यानसोंग को तुरंत गुस्सा आ गया। क्या ये तुम हो? यूनिया ने अपने होंठ हल्के से मोड़े। उसकी नजर यानसोंग के चेहरे पर पड़ी। हालांकि उसके हाव भाव कोमल थे, फिर भी न जाने क्यों यानसोंग को ऐसा लगा जैसे उसके रोंगटे खड़े हो गए हों। एक अजीब और भयावह एहसास। भाई यानसोंग, बहुत समय हो गया मुलाकात से। सचमुच बहुत समय हो गया था। छोटी बच्ची की आवाज कोमल, मधुर और मधुर थी। जब उसने उसे भाई यानसोंग कहा तो लोगों का दिल पिघल गया, लेकिन यानसोंग ने गुस्से से कहा, मुझे अपना भाई मत कहो, मेरी तुम्हारे जैसी कोई बहन नहीं है। वह देखने में तो कोमल और आज्ञाकारी लगती थी, पर कौन जानता था कि वह इतनी क्रूर है। जब उसने कहा कि वह काटेगी तो उसने सचमुच काट लिया, जिससे उसके मन पर गहरा जख्म रह गया। उसे लगभग हर रात सपना आता था कि वह भेड़िया बन गई है और उसे काटने के लिए उसका पीछा कर रही है। पब फ्यूचर एड्स। यानसोंग ने अनजाने में अपने कंधे को छुआ, जहां काटने का एक भयंकर निशान था। उसे अब भी उस बारे में सोचकर दर्द हो रहा था। उसकी हरकत देखकर यूनिया और भी धीरे से मुस्कुराए, एक कदम और करीब आए, और यानसोंग अचानक पीछे हट गया जैसे कि यूनिया कोई बाढ़ का जानवर हो। तुम क्या कर रहे हो? यूनिया ने अपना सिर झुकाया, मासूमियत से आकर्षक लग रहा था। क्या आप मुझसे बहुत डरते हैं भाई यानसोंग? मैं तुमसे डरता हूं मेरे पैर। यानसोंग कभी नहीं मानेगा कि वह उससे डरता है, ये बहुत शर्मनाक होगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपना सिर ऊंचा किया, अपनी उपस्थिति से उसे दबाने की कोशिश की। वह यूनिया से लगभग एक सिर लंबा था और उसका कठोर भयंकर रूप वाकई काफी डराने वाला था। हालांकि यूनिया बस मुस्कुरा दी। जी यूनिया, मैंने पिछली बार तुमसे हिसाब बराबर नहीं किया है और तुम यहाँ हो, मेरे दरवाजे पर खुद को सौंप रही हो। इस बार मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। सज्जनों के नियम, महिलाओं को मत मारो, को ध्यान में न रखते हुए वह किसी भी दुर्व्यवहार करने वाली महिला को थप्पड़ मार देगा। यूनिया की मुस्कान और भी मधुर थी। भाई यानसोंग, यह एक बोझ है, क्या आप सचमुच यहाँ आना चाहते हैं? उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर यानसोंग अपने सीने में छिपी नाराजगी को बड़ी मुश्किल से रोक पाया। मुस्कुराओ, अभी भी मुस्कुराने की हिम्मत है। डर नहीं लगता? अगर तुम अभी रहम की भीख मांगोगी तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। भाई, इतनी सुंदर बहन को मत तंग करो। यान के अचानक दौड़कर बाहर आया और यूनिया के सामने खड़ा हो गया। उसका गोल मटोल शरीर गेंद जैसा लग रहा था और वह यूनिया से आधा सिर छोटा था, लेकिन वह पूरी तरह से नेकी से भरा हुआ था। अपनी छोटी छोटी भौहों से भौहें चढ़ाए यानसोंग को घूर रहा था। यानसोंग इतना क्रोधित था कि वह कुटिल हो सकता था। तुम यहाँ से चले जाओ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? यानके ने अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम्हें सुंदर बहन को परेशान करने की अनुमति नहीं है, वरना मैं मम्मी को बता दूंगी। वह यूनिया की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। सुंदर बहन, चिंता मत करो, मैं अपने भाई को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। उसके सामने बैठे छोटे लड़के की त्वचा बहुत गोरी थी, उसके गाल गोल और मनमोहक थे और वो बेहद प्यारा लग रहा था। मुस्कुराते हुए उसके गालों पर गड्ढे पड़ रहे थे। उसकी आंखें साफ और चमकदार थीं, जो मुस्कुराते हुए अर्धचंद्राकार हो जाती थीं। यूनिया ने उसके मुलायम बालों को सहलाया और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, सुंदर बहन तुम पर विश्वास करती है। उसकी आंखें वे म्याओ म्याओ की तरह दिखती थीं। ये यानके की यूनिया से पहली मुलाकात थी, जो किसी चित्र पुस्तक के महल में रहने वाली राजकुमारी जैसी खूबसूरत थी। उसकी नजरें इतनी कोमल थीं कि वह सहज ही उसके करीब जाने को बेताब हो गया। उन दोनों को इतना अंतरंग व्यवहार करते देख यानसोंग इतना क्रोधित हुआ कि उसके कानों से धुआं निकल रहा था। क्या उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था मानो वह मर गया हो? मिलकर एक ही पंख के पक्षी एक साथ झुंड में रहते हैं। उसने जितने भी मुहावरे सुने थे उन सभी का इस्तेमाल किया। 7 साल की उम्र में वह उन्हें धारा प्रवाह इस्तेमाल करने और अपने अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त करने में सक्षम था, अपने पिता से कहीं ज्यादा मजबूत, जिन्हें छोटी उम्र से ही भाषा सीखने में दिक्कत होती थी। अध्याय 23:020 निराश नहीं। अपने पिछले जीवन में अपनी आखिरी सांस तक यानसोंग जियांगजोऊ की हर लड़की का स्वप्न प्रेमी था। वह एक प्रतिष्ठित परिवार से था। उसके चेहरे के नैन नक्श बेहद खूबसूरत थे, पढ़ाई में अव्वल था, स्वभाव से ठंडा मगर खुशमिजाज था और बास्केटबॉल कोर्ट पर उसकी फुर्ती देखने लायक थी। उसकी एक डंक वाली तस्वीर ने ऑनलाइन उसकी लोकप्रियता आसमान छू ली, जिससे उसे एक नेशनल स्कूल हंट का खिताब मिल गया और अनगिनत लड़कियां उसकी दीवानी हो गईं। यूनिया आमतौर पर ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखती थी, हालांकि अंततः उसने उसे उकसाया। जब लड़के ने उसका रास्ता रोका तो वह उदास और चिड़चिड़े स्वर में चिल्लाया, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसकी बुद्धि तो ऊंची थी, लेकिन भावनात्मक बुद्धि कम। वह बस बदला लेना चाहती थी। उसके दिल में रोमांस के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए जब उसने उसे बार बार ठुकराया तो लड़के की प्रतिस्पर्धात्मक भावना और बढ़ गई। तिरस्कार से लेकर जिज्ञासा और फिर गहरे प्रेम तक, उसने 3 साल के अंदर ही एक घमंडी और तीखी जबान वाले सुनहरे लड़के को अपने आगे सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। फिर भी वह अब भी उससे प्यार नहीं करती थी। शायद उसकी सहज बुद्धि ने उसे जल्दी परिपक्व बना दिया और जिंदगी की व्यर्थता को भी जल्दी समझ लिया। उसे प्यार का मतलब समझ नहीं आया। शायद ये लड़का उसके लिए कुछ अलग मायने रखता था, लेकिन वह मामूली सा फर्क उसके सच्चे प्यार को पाने के लिए काफी नहीं था। यानसोंग की पिछली जिंदगी की यादें धुंधली पड़ गई थीं। उसे उसका चेहरा मुश्किल से याद आ रहा था, लेकिन अब अपने सामने खड़े लड़के को उसके नाजुक चेहरे और तिरस्कार भरी घमंडी निगाहों से देखते हुए उसकी छवि धीरे धीरे दूसरे चेहरे के साथ घुल मिल गई। सचमुच वह बचपन में बहुत प्यारा था। उसके अपमान के बावजूद वह फिर भी मुस्कुराए। यानसोंग बेचैन हो गया। क्या उसकी चमड़ी शहर की दीवारों से भी ज्यादा मोटी थी? शर्म या शर्मिंदगी से बेपरवाह। जी यूनिया, तुम किस बात पर मुस्कुरा रही हो? उसने गुस्से से कहा। क्योंकि मैंने कुछ बहुत ही दिलचस्प सोचा है, उसने मीठी मुस्कान और चमकती आंखों के साथ कहा। इसमें इतना दिलचस्प क्या है? वह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि वह उत्सुक था।
भाई यान सोंग, मुझसे एक बात का वादा करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी, उसने अपनी मासूम आंखें झपकाते हुए कहा। यान सोंग को समझ नहीं आया कि क्यों, पर उसने अपने गालों में गर्माहट महसूस की और जल्दी से नजरें फेर लीं। छोटे लड़के की नाजुक भौहें इस तरह उठी मानो वे किसी मक्खी को मार सके। चलो पहले इसे सुनते हैं। यूनिया की आवाज बादल की तरह हल्की थी। मुझसे वादा करो, मुझसे फिर कभी प्यार नहीं करोगे। बॉलरूम में लोगों की चहल पहल थी और क्रिस्टल का झूमर रंगीन शीशे की तरह चमकीला और चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश बिखेर रहा था। उस पल 7 साल का यान सोंग, जो अभी भी प्यार का मतलब नहीं जानता था, उसकी बातों से अंदर तक प्रभावित हो गया। उसने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा, जिसके बाल समुद्री शैवाल जैसे खूबसूरत थे, त्वचा दूध की तरह गोरी थी, आंखें साफ और चमकीली थी, इतनी काली, इतनी चमकदार, फिर भी इतनी रहस्यमयी और उदास। उस समय उसे दुख शब्द का मतलब समझ नहीं आया। उसे एक किताब याद आई जो उसने पहले पढ़ी थी। छोटी लोमड़ी ने कहा, तुमने जिसे पालतू बनाया है उसके लिए तुम हमेशा के लिए जिम्मेदार हो। तुमने गुलाब को पालतू बना लिया है। राजकुमार को गुलाब याद आया, उसके साथ बिताए सारे दिन और रातें, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने छोटी लोमड़ी को भी पालतू बना लिया है। ये पढ़कर उसे बहुत बुरा लगा। लोमड़ी का दर्द भी उसे महसूस हुआ, ऐसा एहसास जिसे वह बयां नहीं कर सकता। वह कई दिनों तक उदास रहा, ठीक वैसे ही जैसे उसे अभी महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों था? उसे उससे नफरत होनी चाहिए थी। वह इतनी मतलबी थी, उसकी मुस्कान इतनी बनावटी थी, फिर भी उसे उस पर तरस आ रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसे उस छोटी लोमड़ी पर आया था। क्या बकवास है। मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे फिर कभी प्यार नहीं करोगे। वह कोई दयालु इंसान नहीं थी, लेकिन उस लड़के ने उसे सबसे पवित्र भावनाएं दी थीं। बात यह नहीं थी कि वह उनकी हकदार थी या नहीं, बल्कि यह थी कि क्या वे व्यर्थ गईं। वह नर्क से रेंग कर ऊपर आई थी और उसका जीवन अंधकार से भरा होना तय था। इस जीवन में हम सम्मानपूर्वक दूरी बनाए रखते हैं। इस जीवन को अपनी पिछली ईमानदारी का बदला समझो। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं उकसाऊंगा। जैसे ही यूनिया की आंखें धीरे धीरे शांत हुईं, मृत सागर की तरह स्थिर हो गईं, उसे अचानक कुछ खोने का भ्रम हुआ। सहज ही उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन यूनिया पहले ही उसके पास से गुजर चुकी थी। उसने कुछ भी नहीं पकड़ा, उसे दूर जाते हुए देखा। एक जबरदस्त घबराहट ने उसे लगभग जकड़ लिया था। भाई, तुमने कहा था कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे। यान के अपने कपड़ों से चिपक गया, छोड़ने को तैयार नहीं था। यान सोंग ने उसे धक्का देकर कहा, दफा हो जाओ। यान के होंठ सिकुड़ गए, रोने को तैयार। भाई, कितना मतलबी है। सुंदर बहन तुम्हारी वजह से चली गई, ये सब तुम्हारी गलती है। यान सोंग ने अपने होठों को दबाया और यान के को आज्ञाकारी ढंग से जूंग जियुए के पास वापस ले गया। तुम अभी कहाँ भाग गए थे? ये भागने की जगह नहीं है, मेरे पास ही रहो, कांग जिनसे ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। यूनिया ने अपना सिर नीचे झुका लिया, चुपचाप। कांग जिनसे उसे इस हालत में देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हुआ। दूसरों को लगेगा कि उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ है। इतनी कम उम्र में कितनी चालाक है, उसने सोचा। कांग जिनसे ने देखा कि जियांगजोहू की कई नामचीन हस्तियां जूंग शियू के आसपास इकट्ठा हुई थी और उसे भी उनके साथ शामिल होने की इच्छा हुई, लेकिन उन्होंने एक अलग घेरा बना लिया था और किसी बाहरी व्यक्ति का वहां घुसना मुश्किल था। वह झिझकी। फिर जूंग शियू के बगल में 2 छोटे लड़कों को देखकर उसने सिर झुकाए यूनिया को देखा और उसके मन में एक विचार आया। वह जानती थी कि यह एक जुआ था, लेकिन बाईरान की छाया में रहने के बाद वह अपनी गरिमा वापस पाने के लिए बेताब थी। जुआंग शियू श्रीमती सु और श्रीमती जोऊ के साथ बातचीत कर रहे थे। अनुभवी अधिकारियों की पत्नियों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल था। तभी एक महिला की प्रश्नवाचक आवाज की तीखी ध्वनि कार्यक्रम स्थल के प्रकाश में और आनंदमय माहौल को चीरती हुई सुनाई दी। जुआंग जियुए ने भौहें चढ़ाईं। क्या हो रहा है? वह भीड़ की ओर देखने के लिए मुड़ी, जहां पहले से ही एक जमावड़ा लगा हुआ था। आकृतियां स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन एक आकर्षक लाल आकृति ने उसका ध्यान खींचा। जियांगजोऊ में यह उसका पहला भोज था, इसे बेदाग होना ही था। ये सोचकर उसने श्रीमती सु और श्रीमती जोऊ को माफी मांगते हुए मुस्कुराकर माफी मांगी और उस जगह की ओर चल पड़ी जहां हंगामा हो रहा था। यूया, आंटी जानती हैं कि आप उन्हें पसंद नहीं करती और मैंने बदलने की कोशिश की है, लेकिन आप इस तरह से अपना असंतोष व्यक्त नहीं कर सकती। अच्छा हो, इसे बाहर निकालो, कांग जिनसे ने धैर्यपूर्वक अच्छे स्वभाव का दिखावा करते हुए कहा। उसके सामने एक छोटी लड़की सिर झुकाए खड़ी थी, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ लोगों को दिलचस्पी हो गई। कांग जिन से फिर से हंगामा मचा रही थीं। अपनी शोबिस जड़ों के अनुरूप उनमें नाटकीयता की कभी कमी नहीं रही। अध्याय 24:02 एक चरित्र दोष। लड़की वहां अकेली खड़ी थी, उसके पतले कंधे ऐसे लग रहे थे जैसे हवा का एक झोंका उसे उड़ा ले जाएगा, अनजाने में दिलों को झकझोर देगा। जब वह पहली बार युनशेन के साथ आए तो कांग जिनसे और युनशेन, जो देखने में बहुत ही अच्छे जोड़े थे, उन्होंने जानबूझकर खुद को कम ध्यान देने योग्य बना लिया ताकि कोई भी उनकी ओर ध्यान न दे। लेकिन अब रोशनी में उसने वहां उपस्थित सभी लोगों की नजरें अपनी ओर खींच लीं। ये छोटी लड़की निश्चित रूप से जिलानी और युनशेन की बेटी होगी, जो प्रतिभाशाली बुद्धि वाली तथाकथित जी परिवार की छोटी राजकुमारी है। जिलानी ने जियांगजोहू में जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था, एक लड़का और एक लड़की। उसकी दौलत लगभग जगजाहिर थी। वह एक धनी परिवार की इकलौती उत्तराधिकारी थी। उसने एक बेहतरीन पति से शादी की थी और एक ही जन्म में उसके एक बेटा और एक बेटी दोनों थे। लगता था कि हर अच्छी चीज उसकी झोली में आ गिरती है और उससे ईर्ष्या और नाराजगी रखने वाली औरतों की गिनती करना मुश्किल था। लेकिन जल्द ही खबर आई कि उसका बेटा गूंगा बहरा पैदा हुआ है और जियांगजू में वह तुरंत ही हंसी का पात्र बन गई। उस समाज की सुंदरी ने एक गूंगा बहरा बच्चा पैदा किया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि स्वर्ग भी उसे देख नहीं पा रहा था। हालांकि जुड़वां बच्चों में से एक लड़की असाधारण रूप से बुद्धिमान थी। जब भी जिलानी उसे उच्च समाज के समारोहों में ले जाती तो उसकी खूब प्रशंसा होती। अपनी कम उम्र के बावजूद वह बुद्धिमान और सुंदर थी और उसने अपने मुंह बधिर भाई के कारण लगे कलंक को पूरी तरह से ढक दिया।
बच्चों की बुद्धिमत्ता प्रतियोगिता में सबसे कम उम्र की चैंपियन बनने और प्रतिभाशाली कहलाने के बाद जिलानी से ईर्ष्या करने वालों को भी मानना पड़ा कि उनकी बेटी वाकई असाधारण थी। दोनों बच्चे एक ही गर्भ से पैदा हुए थे, तो फिर वे इतने अलग कैसे हो सकते हैं। अब उस लड़की को देखकर कई लोगों को सहानुभूति हुई। माँ के बिना, चाहे वह कितनी भी समझदार क्यों न हो, वह तो बस बच्ची ही थी। सौतेली माँ के हाथों में पड़ गई, उसके क्या अच्छे दिन आएंगे। इतनी अच्छी लड़की, कितना अफसोस की बात है। यूनिया की खामोश हालत देखकर वहां खड़े लोगों की निगाहें मनोरंजन और सहानुभूति से भरी थी। काम जिनसे को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने माँ जैसा व्यवहार बनाए रखा और बेबसी से बोली, यूनिया आंटी ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हैं। अगर तुम्हारी माँ को पता चलता कि तुमने ऐसा किया है तो उनका दिल कितना दुखेगा। सुनो, आंटी की अंगूठी दे दो, ये तुम्हारे पापा ने आंटी को दिया हुआ प्यार का प्रतीक है। अगर तुम्हें सच में पसंद है तो तुम पूछ सकती थी, आंटी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन तुम्हें कभी कोई बुनियादी गलती नहीं करनी चाहिए, वरना आंटी तुम्हारे पापा को ये कैसे समझाएंगी। उसकी बातें मीठी लग रही थी, लेकिन ये सबके लिए एक सीधा संदेश था कि यह जिलानी की अच्छी बेटी थी जो अपनी सौतेली माँ से नाराज होकर चोरी कर रही थी। सबसे प्रतिभाशाली और बेहतरीन लड़की का जीवन भी एक बार दोषपूर्ण चरित्र के दाग से दाग लगने पर लगभग बर्बाद हो जाता है, खासकर उन तथाकथित उच्च समाज के लोगों के बीच जो दूसरों का नैतिक रूप से मूल्यांकन करना पसंद करते हैं। और तो और उसने यूशेन के लिए अपने अटूट प्यार का सार्वजनिक रूप से इजहार कर दिया, यहाँ तक कि उसे अंगूठी भी दे दी। शादी तो दूर की बात है, ये बाईरैन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। यूनिया को लेकर लोगों की नजरों में जटिलता और बढ़ गई। इतनी छोटी और अभी से चोरी, सच में क्या जिलानी ने अपनी बेटी को सिर्फ बुद्धिमानी सिखाए, इंसान बनना नहीं। वे कहते हैं कि छोटी उम्र में सुई चुराने से बाद में सोना चोरी हो जाएगा। ये भयावह है कि इतनी कम उम्र में कोई व्यक्ति ऐसे विचार पाल सकता है। उनमें कुछ महिलाएं भी थीं जो जिलानी से ईर्ष्या करती थीं और सोचती थीं, आपकी बेटी सोचती है कि वह एक खजाना है, हमेशा डींगे हाँकती रहती है और लोगों को नीची नजर से देखती है, अब उसका दंड आ गया है। काम जिनसे की आंखों में विजय की एक झलक झलक उठी। यूनिया की प्रतिष्ठा शायद अब तक मिट्टी में मिल चुकी थी। देखते हैं यूनशेन अब भी उसे दावतों में ले आता है या नहीं। जूंग जियोए वहां पहुंची और भीड़ ने स्वाभाविक रूप से उसके लिए रास्ता बना दिया। उसने एक नजर में उस कमजोर दुबली पतली लड़की को देखा जो वहां खड़ी थी और दयनीय लग रही थी, और उसका दिल तुरंत पिघल गया। यानसोंग ने कमरे के बीच में अकेले खड़े व्यक्ति को देखा और अपने होंठ भींच लिए। मूर्ख, क्या तुम अपना बचाव भी नहीं कर सकते। मिस कांग, तथ्यों को स्पष्ट किए बिना किसी बच्चे पर इस तरह से बदनामी करना शायद उचित नहीं है, जोआंग शियुए ने उदासीनता से पूछा। उसकी राय में काम जिन से यूनिया को सिर्फ इसलिए धमका रही थी क्योंकि वह जवान और भोली थी, एक रखेल मात्र थी। तुम्हें तो सिर्फ यूनशेन को इज्जत देने के लिए अंदर आने दिया गया था, वरना एक दोयम दर्जे की अदाकारा को यहाँ खड़े होने का क्या हक है। काम जिनसे को उम्मीद नहीं थी कि जोआंग शियुए यूनिया के लिए बोलेगी, क्योंकि मेजबान होने के नाते उसे ऐसी घटना में हस्तक्षेप करना चाहिए था। इसलिए उसने खुद को शांत किया और विनम्रता से कहा, लेडी यान, आपके बोझ में खलल डालना मेरी गलती है, लेकिन एक अभिभावक होने के नाते आप समझती हैं कि गलती करने वाले बच्चे को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। लगता है तुमने मुझे गलत समझा है। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी अंगूठी यूनिया ने ही ली थी। जूंग जियुए ने काम जिनसे के कुछ रूखे चेहरे को देखना बंद कर दिया। यूनिया के पास गया, नीचे झुका और धीरे से बोला, यूनिया चाची जून को बताओ, क्या तुमने अंगूठी ली थी। यूनिया ने ऊपर देखा। छोटी लड़की का चेहरा नाजुक था और उसकी त्वचा रोशनी में इतनी पीली थी कि लगभग पारदर्शी थी। उसकी आंखें साफ और चमकदार थीं। मैंने इसे नहीं लिया। उसकी आवाज मधुर किंतु दृढ़ थी, जो सबके कानों में गूंज रही थी। चाची जुआंग, क्या आप मुझ पर विश्वास करती हैं। छोटी लड़की ने सावधानी से ऊपर देखा, लेकिन फिर जैसे कुछ याद आ रहा हो, उसने निराशा में अपनी नजरें झुका ली। उसकी लंबी पलकें कांप रही थीं, जिससे जुआंग जियू का दिल दर्द से भर गया। यूनिया सबसे दयालु और सबसे अच्छा व्यवहार करने वाली बच्ची है। चाची जुआंग तुम पर विश्वास करती हैं। यूनिया के होठों पर एक मीठी शुद्ध मुस्कान आ गई। ये देखकर कुछ दुर्भावनापूर्ण दर्शक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। आखिरकार वह सिर्फ 5 साल की बच्ची थी, जो शायद ये भी नहीं समझती थी कि चोरी का क्या मतलब होता है। काम जिनसे को उम्मीद नहीं थी कि लेडी यान इतनी दृढ़ता से यूनिया का बचाव करेंगी। वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, लेडी यान, आप एक बच्ची की बातों पर यकीन कर रही हैं। मैं इतना हंगामा नहीं करना चाहती थी, लेकिन बच्ची ने मुझे सचमुच निराश किया है और अब वह झूठ बोल रही है। अगर उसे सजा नहीं मिली तो भविष्य में उसका क्या होगा। ये साबित करने के लिए कि उसने अंगूठी ली है या नहीं, उसे अपना हाथ आगे बढ़ाने दो, हमें पता चल जाएगा, उसने यूनिया का हाथ थामने से पहले कहा। यूनिया पीछे हट गई, डर के मारे लगभग फूट फूट कर रोने लगी। मैंने इसे नहीं लिया, मुझे मत छुओ, बुरी औरत। दूसरों की नजर में उसका व्यवहार दोषी लग रहा था। जूंग शियुए को उम्मीद नहीं थी कि काम जिनसे इतना आक्रामक होगा, इसलिए उसने तुरंत यूनिया को खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काम जिनसे ने आक्रामक तरीके से यूनिया के हाथ खोले। पीली हथेलियां नंगी थी, उन पर कुछ भी नहीं था। काम जिनसे चौंका, फिर दूसरे हाथ को पकड़ने के लिए गया, जो भी खाली था। असंभव। उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए कठोरता दिखाई दी। उसने देखा था कि यूनिया ने अंगूठी उठाई थी, वह उसके हाथों में कैसे नहीं हो सकती थी। अध्याय 25:022 चोर को पकड़ने के लिए चोर को बुलाना। यूनिया ने खुद को जमीन से उठाया, उसकी हथेली छू गई, उसका मुकुट उसके सिर से गिर गया था। वह कुछ अस्त व्यस्त दिख रही थी। उसने काम जिनसे की ओर देखा, उसकी आंखों में पानी की चमक थी। वह अपने आंसुओं को रोक रही थी। वह दयनीय रूप से दुखी दिख रही थी। आंटी जियांग, मुझे पता है कि आप मुझे और मेरे भाई को पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा सकती हैं।
दादाजी और माँ ने मुझे नेक और ईमानदार रहना सिखाया है और चोरी करना बदमाशों का काम है। मैंने उनकी बातें हमेशा याद रखी हैं। छोटी बच्ची वहां खड़ी थी, नाजुक और दुबली पतली, फिर भी बर्फ के बीच खड़े चिनार के पेड़ की तरह, जिसमें एक आंतरिक शक्ति और भव्यता थी। वहां उपस्थित लोग जिहुआक्सी के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सके, जिनकी परोपकारी उद्यमी के रूप में प्रतिष्ठा निराधार नहीं थी। उनका चरित्र वास्तव में बेदाग था और उनकी इस पोती को उनकी ईमानदारी विरासत में मिली थी। हालांकि ये शब्द ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे कोई 5 साल का बच्चा कहेगा। कुछ लोगों की निगाहें काम जिनसे की ओर मुड़ गईं। इतनी बड़ी भीड़ के सामने एक 5 साल की बच्ची के खिलाफ बदनामी वास्तव में बहुत शर्मनाक थी। उन सभी के साथ मूर्खों जैसा व्यवहार करना। काम जिनसे ने निराशा में अपना सिर हिलाया। युया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बिना पछतावे के रहोगी। तुम्हें बस आंटी से माफी मांगनी है और वादा करना है कि तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। आखिरकार तुम अभी बच्ची ही हो। अगर तुम्हारी बहन ने तुम्हें अच्छी तरह नहीं सिखाया है तो मैं भविष्य में तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। तुम खुद को क्या समझती हो? यूनिया ने मन ही मन उपहास किया, सौतेली माँ की भूमिका इतनी सहजता से निभाते हुए। आज मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा धूमिल कर दूंगी और तुम्हें हमेशा के लिए उच्च समाज से बाहर निकाल दूंगी। चूंकि आप दावा कर रहे हैं कि यह अंगूठी मेरे पिता की ओर से सगाई का उपहार है, तो यह बहुत कीमती होगी। मुझे कैसे पता चलेगा कि यह कहाँ है? और अगर मुझे इसे चुराना ही है तो मैं घर की बजाय किसी भीड़भाड़ वाली पार्टी में क्यों चुराऊंगी? क्या मैं सचमुच इतनी बेवकूफ लग रही हूँ? उसने आंखें झपकाते हुए बेहद मासूमियत से पूछा। काम जिनसे ने सोचा था कि छोटी लड़की यूनिया को रंगे हाथों पकड़ लिया जाएगा। उसके पास खुद का बचाव करने के लिए कोई शब्द नहीं होंगे और वह आरोप लगाने के लिए तैयार होगी, लेकिन उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि लड़की इतना सुसंगत तर्क देगी जिससे वह अवाक रह जाएगी। कई लोगों ने यूनिया को बदली हुई नजरों से देखा। उन्हें छोटी लड़की बहुत होशियार लगी। यूया, आंटी जानती हैं कि तुम समझदार हो, लेकिन अगर तुम अपनी समझदारी का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए नहीं करोगी तो वे तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएंगी। बस अपनी गलती मान लो और आंटी इस बारे में आगे कुछ नहीं कहेंगी। बहुत से लोग देख रहे हैं और आंटी को अपनी इज्जत बचानी होगी, उसने विनती की। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। अगर मैं चतुर न होता तो तुम मुझे पहले ही धोखा देकर मार डालते। यूनिया ने अपने होंठ भींच लिए और बोलने ही वाली थी कि जुआंग शियुए ने अचानक ठंडी हंसी के साथ बीच में कहा, मिस कांग, तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। मैं इस दृश्य को बहुत शर्मनाक न बनाकर मिस्टर यून को कुछ सम्मान दे रही हूँ। काम जिनसे की भौहें तंग गईं। उसकी योजना उतनी आसानी से पूरी नहीं हुई जितनी उसने उम्मीद की थी और वह बेचैन थी, लेकिन इतनी सारी निगाहों के बीच वह पीछे नहीं हट सकती थी। चाहे कुछ भी हो, दोष यूनिया पर ही मरा जाएगा। आपका क्या मतलब है, लेडी यान? उसने नाराजगी से सोचा, उस महिला को तुच्छ समझते हुए जो स्पष्ट रूप से यूनिया का पक्ष ले रही थी। जूंग जियुए की नजर में एक तीखी, मजाकिया धार थी। क्या मुझे इसे और स्पष्ट रूप से बताने की जरूरत है? मैं नहीं चाहता कि मिस्टर यू और आपको किसी अजीब स्थिति में डाला जाए। भीड़ में बायरान ने रेड वाइन का गिलास घुमाते हुए गुस्से से कहा, एक चोर को रोको, चिल्ला रहा है। मनोरंजन उद्योग से जुड़े किसी व्यक्ति के लिए ये सचमुच उचित है। ऑस्कर के बिना ऐसी अभिनय प्रतिभा का बर्बाद होना सचमुच शर्म की बात है। काम जिनसे की नजर भीड़ में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली महिला पर पड़ी और उसने चाहा कि वह उसे फाड़ दे। बायरान ने अपनी भौहें उठाई और दूर से ही उसे टोस्ट का इशारा किया। उसके सुंदर चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई जो अहंकार से भरी हुई थी। तस स्याही सूखने से पहले ही खुद को सौतेली माँ के रूप में स्थापित कर रही है। कितनी दयनीय छोटी लड़की है, उसने टिप्पणी की। यूनिया की नजरें बिना अपनी भावनाओं को जाहिर किए बायरान के आगे निकल गईं। हवा में उनकी नजरें एक दूसरे से टकराईं, मानो पानी पर तैरती कोई ड्रैगनफ्लाई हो, और फिर यूनिया ने झट से अपनी नजरें हटा लीं। बायरान ने अपने होठों को थोड़ा सा मोड़ा। काफी दिलचस्प है, छोटी बच्ची। बायरान के शब्दों ने काम जिनसे के प्रति भीड़ के असंतोष को सफलतापूर्वक भड़का दिया। वह तो एक दोयम दर्जे की अभिनेत्री थी जो युनशेन के संपर्कों के कारण ही यहाँ खड़ी हो सकी, वरना उसके पास उनके साथ खड़े होने की क्या योग्यता थी। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। देहाती लोग बड़े मंच तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल, एक 5 साल की बच्ची के खिलाफ ऐसे क्रूर तरीके अपनाना बेहद घिनौना है। मैंने सुना है कि वह उनके घर में भी रहने लगी है और भगवान ही जाने कि वह उन भाई बहनों को कैसे धमकाती है। बिल्कुल बेशर्म। साफ साफ कहूं तो वह एक रखेल है। युनशेन की हैसियत को देखते हुए भविष्य में उसे किसी बड़े परिवार की महिला से शादी करनी ही पड़ेगी। उसे क्या समझा जाए? कठोर अपमान काम जिनसे के कानों तक पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया, लेकिन उसे सहना पड़ा और संयम के कारण उसका चेहरा घिनौना हो गया। चाची जियांग, मैं आपको दोष नहीं देती। वास्तव में ये सब मेरी गलती है। मुझे आपके सामने अपनी माँ का जिक्र नहीं करना चाहिए था। यूनिया उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जी यूनिया के चेहरे पर मुस्कान देखकर काम जिनसे ने उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण खुशी देखी। उपहास, तिरस्कार, दया। काम जिनसे का खून गुस्से से खौल उठा। उसने जी यूनिया को हमेशा कमतर आंका था। पहले शांत रहने वाला आदमी बस उसे काटने के लिए घात लगाए बैठा था। यूनिया की मुस्कुराहट ने उसे गहराई से आहत किया। गुस्से से भरे एक पल में जैसे ही यूनिया ने हाथ बढ़ाया, उसने अचानक उसे धक्का दे दिया। यूनिया बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बांह बुरी तरह से खरोंच गई, फिर भी उसने बिना रोए दर्द सहन किया। वह वास्तव में दयनीय लग रहा था। अभी अभी बदनामी करने और अब हिंसा का सहारा लेने के बाद काम जिनसे में सचमुच हिम्मत थी। जूंग शियुए युनशेन का सम्मान कर रही थी, इसीलिए उसने मौके पर काम जिनसे का पर्दाफाश नहीं किया था। ये सोचकर कि काम जिनसे को पछतावा नहीं होगा और उसने यूनिया पर हाथ उठाने की हिम्मत भी नहीं की, जूंग शियुए ने आगे बढ़कर यूनिया को उठाया। उसकी बांह पर खून देखकर छोटी बच्ची ने अपने होंठ काट लिए और चुप रही। जूंग शियुए को गुस्सा और दिल का दर्द दोनों महसूस हुआ।
वह खड़ी हुई और सीधे कांग जिनसे की ओर चली गई और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। हालांकि जून जियुए दिखने में दुबली पतली थी, लेकिन असल में औरतों में उसकी ताकत काफी ज्यादा थी। उसके थप्पड़ की पूरी ताकत से कांग जिनसे को चक्कर आ गया। आमतौर पर संकोची स्वभाव वाले जुआंग शियुए की अब एक विस्मयकारी उपस्थिति थी जो आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली थी तथा जिससे प्रशंसा और भय का मिश्रण उत्पन्न हो रहा था। कांग जिनसे को होश में आने में एक पल लगा। उसने अविश्वास में अपना चेहरा पकड़ लिया। तुमने मुझे मारा? जून जियुए ने उपहास किया। हाँ, मैंने तुम्हें मारा। यह मेरी पार्टी है, तुम जैसे मजाकिया लोगों के उछल कूद करने की जगह नहीं। मैं पहले मिस्टर यू को गाली दे रहा था, लेकिन चूंकि तुम इंसानी भाषा नहीं समझ सकते तो मैं तुम्हें कोई सम्मान क्यों दूं। एक तेज चाल के साथ उसने कांग जिनसे का पर्स छीन लिया, उसे खोला और अंदर से बाहर की सारी चीजें फर्श पर फेंक दी। लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट, सेलफोन, गीले पोंछे और अन्य आवश्यक चीजें जमीन पर गिर गईं। एक तीखी आवाज के साथ एक चांदी की अंगूठी लुढ़क कर कांग जिनसे के पैरों पर रुक गई। अध्याय 26:023 गहरा और अथाह। कांग जिनसे का चेहरा एक क्षण में ही पीला पड़ गया। ये कैसे संभव हो सकता है? जुआंग शियुए अंगूठी उठाने के लिए नीचे झुका। उसकी प्लेटिनम पट्टी में एक छोटा किंतु अति सुंदर हीरा जड़ा हुआ था, जो रोशनी में एक चमकदार और शानदार रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, जो कांग जिनसे की आंखों में गहराई तक चुभ रहा था। यह क्या है? बताओ मुझे, ये क्या है? जूंग जियू ने अंगूठी उसके शरीर पर फेंक दी और ठंडे स्वर में व्यंग्य किया। मेरे भोज में तमाशा मचा रही हो? तुम सचमुच कुछ खास हो, है ना? अपनी अंगूठी लो और बाहर निकल जाओ। अब मेरे भोज में तुम्हारा स्वागत नहीं है। उसके गाल दर्द से जल रहे थे और देखने वालों की उपहास और तिरस्कार भरी निगाहों से उसे लगा कि काश वो किसी गड्ढे में घुस जाती। हालांकि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे खुद को संभालना था और पीछे नहीं हटना था, वरना वो कभी भी अपनी पहचान साफ नहीं कर पाएगी, चाहे उसे पीली नदी में ही क्यों न कूदना पड़े। लेडी यान, ये सब एक गलतफहमी है। जुआंग शियुए ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। गलतफहमी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ? मैं अपनी बात दोहराता हूँ, बाहर निकल जाओ। कांग जिनसे अपनी जगह पर अकड़कर खड़ी थी। वह तुरंत मुड़कर भाग जाना चाहती थी, फिर भी उसके पैरों में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनमें शीशा भरा हो और वह उन्हें एक इंच भी नहीं हिला सकती थी। उसने जी यून्या को अंगूठी उठाते हुए साफ देखा था, इसीलिए उसने इतने आत्मविश्वास से काम लिया। लेकिन अंगूठी उसके बैग में कैसे पहुंची? क्या अंगूठी के पैर उगाए और वह खुद ब खुद वहां चल पड़ी? वह पूरी तरह से चकित थी। अचानक उसकी नजर जी यूया पर पड़ी। यूया ने उसकी तरफ देखा। उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। उसके चेहरे का वह हिस्सा दूसरों को मासूम और प्यारा लग रहा था, लेकिन कांग जिनसे को वह बहुत ही दुष्ट और मजाकिया लग रहा था। ये सब उसी का किया धरा था। यह एहसास होने पर और यह याद आने पर कि कैसे जी यून्या ने पहली मुलाकात में उसे खुश करने की कोशिश की थी, कांग जिनसे को अचानक डर का एहसास हुआ। ये छोटी बच्ची तो शुरू से ही उसके साथ खेल रही थी। दरअसल ये किरदार एक 5 साल की बच्ची ने निभाया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह तुरंत शांत हो गई। हालात उसके पक्ष में नहीं थे और जूंग शियुए के जी यून्या का साथ देने के कारण उसके पास फिलहाल स्थिति बदलने का कोई रास्ता नहीं था। एक बार जब वह यहाँ से निकल जाए तो देखते हैं मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश की। यूया, पता चला कि आंटी ने तुम्हें गलत समझा है। मुझे बहुत अफसोस है। क्या आंटी तुमसे माफी मांगेंगी? मुझ पर नाराज मत हो। आखिरकार यह अंगूठी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बस चिंतित थी और तुम्हें गलत समझ बैठी। क्या आप सोच रहे हैं कि इससे मामला सुलझ जाएगा? जूंग शियुए ने उसे वो संतुष्टि देने से इनकार कर दिया। युनशेन तो बस एक हारा हुआ इंसान था। शुरुआत में वह युनशेन को शर्मिंदगी से बचाना चाहती थी, क्योंकि वह कांग जिनसे के साथ था और ज्यादा बड़ा तमाशा खड़ा करना अजीब था क्योंकि वे सब एक ही विचारधारा के थे। लेकिन यून्या को कितना अकेला देखकर वह अपना गुस्सा दबा नहीं पाए। अगर कांग जिनसे ने बच्चे को सबके सामने इस तरह धमकाया तो कोई सोच भी नहीं सकता कि घर पर उसने क्या किया होगा। क्या मिस कांग ने सुना नहीं कि मैंने अभी क्या कहा? कृपया मेरे भोज से अभी तुरंत चले जाए। कांग जिनसे को उम्मीद नहीं थी कि उसके पीछे हटने के बाद भी जूंग शियुए उस पर दबाव बनाए रखेगी। वह युनशेन की साथी थी और जूंग शियुए को युनशेन को नीचा दिखाने की जरा भी परवाह नहीं थी। वह खुद को क्या समझती थी? उसके पति की राजनीतिक उपलब्धियां अब भी युनशेन पर ही निर्भर थी, है ना? लेडी यान, अभी जो घटना हुई वह सब एक गलतफहमी थी। कांग जिनसे ने समझाने की कोशिश की। जुआंग शियुए उस महिला को बाहर निकालने के लिए सुरक्षाकर्मियों को बुलाने ही वाली थी कि यून्या ने उसका हाथ खींच लिया। चाची जुआंग, इसे रहने दीजिए, उसने ये जानबूझकर नहीं किया। कितनी दयालु और समझदार छोटी लड़की थी। और फिर भी जुआंग शियुए को लगा कि कांग जिनसे ने उसे अक्सर परेशान किया होगा, ये देखते हुए कि छोटी लड़की कितनी डरी हुई थी। लेडी सू ने भी बगल से इशारा किया। जाने दो, देखो बच्चा कितना दयनीय है। जूंग शियुए को अचानक एहसास हुआ, हाँ, उसने आज कांग जिनसे को सबक सिखाया था और ऐसा लग रहा था कि वो यून्या पर गुस्सा निकाल रही थी। लेकिन जब वे घर लौटेंगे तो क्या होगा? कांग जिनसे बेशक अपना सारा गुस्सा उस बच्चे पर निकालेगी और तब युनशेन किसका साथ देगी? यहाँ तक कि अंगूठी भी दे दी गई थी। ऐसा लग रहा था कि वे शादी की ओर बढ़ रहे थे और उसने सुना था कि युनशेन भी यून्या को पसंद नहीं करता था, आंशिक रूप से बहरे गूंगे बच्चे के कारण। उसने सोचा कि वह यून्या की मदद कर रही है, लेकिन असल में वह उसे नुकसान पहुंचा रही थी। जूंग जियुए को अपराधबोध हुआ और उसने खुद को आवेग में आकर ऐसा करने के लिए दोषी ठहराया। यून्या की खातिर मैं इस बार इस मामले को छोड़ देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक से पेश आओगी और हम सबको मूर्ख मत समझोगी। जियांग जो बस इतना ही बड़ा है और मैं इसे अभी यहाँ बता रहा हूँ। यून्या मेरे लिए एक बेटी की तरह है और अगर मुझे कभी पता चला कि कोई उसे फिर से परेशान कर रहा है तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। एक छिपी हुई फटकार के साथ कांग जिनसे ने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया और अपनी आंखों में अपमान और घृणा को दबा दिया।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। यूनिया ने कृतज्ञता से जुआंग शियुए की ओर देखा, वह हमेशा उसके प्रति बहुत दयालु थी। लेकिन मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है, मुझे माफ करें। यान सोंग चुपचाप यूनिया के पास गया और उसकी ड्रेस खींची। यूनिया ने अपना सिर घुमा लिया। यान सोंग ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। बेवकूफ, क्या तुम्हें नहीं पता कि जब कोई तुम्हें धमकाए तो कैसे पलटवार करना है? उसने काम जिनसे को घृणा से देखा। इस तरह की औरत से निपटने के लिए मैं तुम्हें कुछ तरकीबें सिखाऊंगा जिससे वह जरूर अच्छा व्यवहार करेगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह झुके और यूनिया के कान में कुछ फुसफुसाया। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने विजयी भाव से यूनिया की ओर देखा, लेकिन यूनिया बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को दबा पाए, उसकी आंखें मीठी चापों में मुड़ गईं। यान सोंग ने असंतुष्ट होकर कहा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मुझे तो हंसी आ रही है कि तुमने इस तरीके से कितने लोगों को सबक सिखाया होगा, उसने कहा। सच में, ये तो बहुत ही भयानक है। यान सोंग ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई। जो कोई भी मेरा विरोध करता है उसे यही सलूक मिलता है। यूनिया ने मन ही मन उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की जिन्होंने यान सोंग को नाराज किया था, लेकिन उसने अपने होठों पर एक मुस्कुराहट बिखेरी, ये सोचकर कि यह कोशिश करने लायक है। हालांकि यह बचकाना था, पर यह काफी संतोषजनक लग रहा था। जूंग शियुए ने खुलेआम सबको बता दिया कि वह जी यूनिया के साथ खड़ी है और संभावित बदमाशों को चेतावनी दी कि वे अपनी हरकतें सोच समझकर करें। वहां मौजूद कोई भी जूंग शियुए का विरोध नहीं करना चाहेगा, और इसके अलावा आज रात के बाद जो लोग जीलानी से ईर्ष्या के कारण यूनिया को नापसंद करते थे, वे भी उस छोटी बच्ची के लिए स्नेह महसूस करने लगे। युनशेन खुले बगीचे में मेयरसू और मंत्री यान के साथ बातचीत कर रहे थे। कहते हैं कि 3 औरतें मिलकर नाटक बनाती हैं, लेकिन 3 आदमी मिलकर भी कम नाटकीय नहीं होते। युनशेन पहले भी मेयरसू से कई बार डिनर पार्टियों में मिल चुके थे, लेकिन बस इतना ही। मेयरसू हमेशा व्यापारियों से दूरी बनाए रखते थे, जबकि मंत्री यान ऐसे व्यक्ति थे जिनसे उनकी पहली मुलाकात हो रही थी। उनका पहला प्रभाव आकस्मिक उदासीनता का था। उन्होंने कुछ बातें की और खूब हंसे। अंत में युनशेन ने निष्कर्ष निकाला कि मंत्री यान रहस्यमय था। अध्याय 27:024 गोल्डन बॉय और जैड गर्ल। मंत्री यान ने राजधानी शहर से मिली अपनी प्रतिष्ठा को सचमुच बरकरार रखा है। इतनी कम उम्र में ही गरिमापूर्ण और सफल रहे हैं। आपकी योजना के तहत पिछले कुछ वर्षों में जियांगजोऊ की अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय प्रगति की है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ही जियांगजोऊ आपके जीवन की सबसे उत्तम उपलब्धि बन जाएगा। युनशेन में गरिमा खोए बिना प्रशंसा करने की क्षमता थी, मानो दोनों बराबरी पर हों और उनके शब्द दिल से निकले हों। यान नानमो की आड़ू जैसी आंखें चमक उठीं और उनके होठों पर गहरी मुस्कान आ गई। श्रीमान, यूं ही वह व्यक्ति है जो सचमुच में सफल हैं। एल्डर जी ने जी किंगडम की स्थापना की थी और वे अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, जो व्यापारिक जगत में साफ दिखाई देती है। एक परोपकारी उद्यमी के रूप में वे सम्मान के पात्र हैं, फिर भी एक व्यवसायी के रूप में। उसने अपना सिर हिलाया, वह सफल है। युनशेन की नजर थोड़ी संकुचित हो गई। हालांकि जब से श्री युन जी के साथ जुड़े हैं, आपके द्वारा लाए गए परिवर्तनों और सफलताओं की श्रृंखला ने, हालांकि एल्डर जी के दर्शन के विपरीत, मुझे ये कहने के लिए मजबूर किया है कि आप एक सफल व्यवसायी हैं। मैं एक व्यापारिक साम्राज्य के उदय को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं। युनशेन अचानक हंस पड़े और यान नानमो को गहरी नजर से देखा। वह उसे एक संकेत भेज रहा था। ऐसा लगता है कि मंत्री यान मुझे सबसे अच्छी तरह समझते हैं। हम दोस्त बन सकते हैं। यान नानमो ने अपना वाइन ग्लास उसकी ओर बढ़ाया। यह आनंद पूरी तरह से मेरा होगा। पे पीने के बाद दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा। युनशेन ने साहपूर्वक कहा, मैंने सुना है कि कल कुछ जमीन की नीलामी होने वाली है, क्या आपको कोई अंदरूनी जानकारी है? मंत्री यान। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। ओह, क्या आप शहर के पूर्व में स्थित उस जमीन के टुकड़े की बात कर रहे हैं? यान नानमो ने लापरवाही से कहा। युनशेन ने यान नानमो के चेहरे का अध्ययन किया, जो व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुरा रहा था तथा कुछ भी नहीं बता रहा था। बिल्कुल, मैं आपसे यह बात नहीं छिपाऊंगा मंत्री यान, मैंने पूर्व में उस क्षेत्र का विश्लेषण किया है। वहां पहले एक रासायनिक संयंत्र हुआ करता था और वहां जमीन के नीचे काफी मात्रा में रासायनिक प्रदूषण जमा हो गया है, जिससे कई निवासी वहां से चले गए हैं और यह बंजर भूमि बन गया है। हालांकि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, पास में पहाड़ और पानी है। मेरी योजना पहले रासायनिक प्रदूषण को साफ करने और फिर इसे एक मनोरंजन केंद्र में बदलने की है, जिससे जियांगजोऊ का दूसरा व्यावसायिक जिला बन जाएगा। यान नानमो ने भौहें चढ़ाई। आपका कदम वास्तव में जनता की भलाई के लिए है श्रीमान युन, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। युनशेन मुस्कुराए, यह आपकी उपलब्धि है मंत्री यान। 2 चतुर लोगों को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, एक संकेत ही काफी होता है। मेरी सचिव कल आपसे संपर्क करेगी श्रीमान युन, मुझे निराश मत कीजिए। सुडिंग्योंग ने युनशेन के जाते हुए चेहरे पर नजर डाली। क्या तुम सचमुच उसके साथ सहयोग करने की योजना बना रहे हो? वह कोई साधारण आदमी नहीं है, वह काफी महत्वाकांक्षी है। मुझे लगता है कि बाई परिवार को नियंत्रित करना आसान होगा। मैंने बाई लुन को तुमसे मिलवाने के बारे में सोचा था। यान नानमो की आंखें हास्य से चमक उठी। उनका स्वर सहज और उदासीन था। महत्वाकांक्षा अच्छी है, कम से कम हमें पता है कि उसे क्या चाहिए। आखिरकार ये सब पारस्परिक लाभ के बारे में है। सुडिंग्योंग को हमेशा लगता था कि यह इतना आसान नहीं है। मैं अगले महीने जा रहा हूं और नई नियुक्ति की सूचना आ जाएगी। जियांगजोऊ उतना आसान नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यान नानमो ने स्वीकृति में हल्की सी गुनगुनाहट के साथ कहा, मैंने पहले ही राजधानी को सूचित कर दिया है, इसकी चिंता मत करो। सुडिंग्योंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। पिछले नाटक से अनजान जब युनशेन भोज कक्ष में लौटा तो बाई रान कुछ अस्पष्ट शब्दों के साथ उसके पास आए। युनशेन तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद मिस बाई। जब समय होगा तो मैं आपको रात के खाने पर ले चलूंगा।
बाई रैन की आंखों में मुस्कान तैर गई। राष्ट्रपति यूं सुनिश्चित करें कि आप अपना वचन निभाएं और मैं निश्चित रूप से वहां आऊंगा। उस आदमी की पीछे हटी हुई आकृति को देखते हुए, अपने भाई के शब्दों पर विचार करते हुए उसकी नजर थोड़ी सिकुड़ गई। युनशेन ने एक नजर में कांग जिनसे को सोफे पर बैठे देखा, चारों ओर से तिरस्कार और घृणा भरी नजरों से। उसका सिर इतना नीचे झुका हुआ था मानो वह घबराकर भाग जाना चाहती हो। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसकी पीठ सीधी हो गई, वह भागने में असमर्थ थी। काले चमड़े के जूतों की एक जोड़ी उसके सामने आई और कांग जिनसे का दिल थोड़ा कांप उठा। उसने धीरे से अपना सिर उठाया, एक फीकी और नाजुक मुस्कान के साथ। भाई शेन, वह अविश्वसनीय रूप से अन्यायपूर्ण लग रही थी। युनशेन का सुंदर चेहरा उदासीन था और उसकी निगाहें हमेशा की तरह लगातार गहरी थीं। फिर भी कांग जिनसे ने अभी भी उसकी नाराजगी को गहराई से महसूस किया और थोड़ा डरने से खुद को नहीं रोक पाए। उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन युनशेन पहले ही उसके आगे निकल गया था और उदासीनता से बोला, युनिया कहाँ है? कांग जिनसे का चेहरा सख्त हो गया और उसने अजीब तरह से अपना हाथ पीछे खींच लिया। युनिया का जिक्र सुनते ही उसके दांत पीसने लगे, लेकिन उसने अपनी बात को अच्छी तरह छिपा लिया। उसे लेडी आनू पर ले गई थी। भाई शेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि युनिया मुझे इतना नापसंद करेगी, और एक 5 साल की बच्ची के इतने गहरे इरादे होना वाकई बहुत डरावना है। ऐसा लग रहा था कि जो कुछ हुआ था उसके बारे में वह पहले से ही जानता था। अब उसे पहले हमला करने की जरूरत थी। युनशेन के चेहरे पर बेपरवाही बनी रही और उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। 20 मिनट में मैं मुख्य द्वार पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम युनिया को बाहर ले आओ। ये कहकर वह बिना पीछे देखे चला गया। पब फ्यूचर विज्ञापन। कांग जिनसे ने दांत पीस लिए। उसका क्या मतलब था? उसे उस पर भरोसा था या नहीं? 5 मिनट पहले युनिया को जूंग शियुए ऊपर ले गया था। जूंग शियुए युनिया के हाथ के घाव को कीटाणुरहित करने के लिए अल्कोहल और रुई के फाहे लेकर आई थी। खून से लाल धब्बा देखकर उसे असहनीय पीड़ा हुई। फिर भी युनिया ने शुरू से आखिर तक एक बार भी मुंह नहीं सिकोड़ा। अगर दर्द हो तो चिल्लाना, आंटी जुआंग तुम पर नहीं हंसेंगी। युनिया मुस्कुराई, इससे कोई दर्द नहीं होता, बिल्कुल नहीं। वह लंबे समय से दर्द से सुन्न हो गई थी। जूंग जियुए ने सोचा कि वह मजबूत होने का नाटक कर रही है और प्यार से उसके बालों को छूते हुए कहा, इसे चाची जूंग के सामने मत पकड़ो। अब से चाची जूंग तुम्हारी माँ है, ठीक है? युनिया एक पल के लिए चुप रही, फिर उसे गले लगा लिया। जूंग जियू ने उस नाजुक शरीर को अपनी बाहों में महसूस किया और किसी तरह यह उसके 2 शरारती बेटों को गले लगाने से बिल्कुल अलग था। काश वह उसकी बेटी होती तो वह उसे दुनिया की सबसे खुश नन्ही राजकुमारी बना देती। चाची जुआंग, आप बहुत दयालु हैं। वह जीडाई के अलावा दूसरी महिला थी जिन्होंने उसे गर्मजोशी दी। बेवकूफ लड़की, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आंटी जुआंग तुम्हें कितना पसंद करती हैं। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ कोई अन्याय हुआ है तो बस आंटी जुआंग को बता देना, मैं तुम्हारा बदला ले लूंगा। उसके लहजे में साफ साफ सफाई का भाव था। तुम्हारे घाव का अभी तक इलाज नहीं हुआ है। यहीं रुको, मैं गॉज लेकर आता हूँ। जूंग जियू गॉज ढूंढने के लिए खड़ा हो गया। यान के कहीं से उछलकर आया और युनिया की तरफ दौड़ा। सुंदर बहन, मैं तुम्हारे लिए इस पर फूंक मारूंगा, हूँ। अपने गालों को फुलाते हुए उसने युनिया के घाव पर ठंडी हवा फूंकी। युनिया मुस्कुराई और उसके सिर पर थपथपाया। कितना प्यारा छोटा भाई है। यानके की पलकें फड़फड़ा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई वफादार कुत्ता दुलार का इंतजार कर रहा हो। जब जुआंग शियुए ने दरवाजे से प्रवेश किया तो उसने ये दृश्य देखा। 2 छोटे बच्चे एक साथ बैठे थे, एक सुनहरे लड़के और एक जैद लड़की की तरह, आंखों के लिए एक दावत। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसके दिमाग में एक विचार आकार ले रहा था। उसकी आंखों में उत्साह की एक परत थी। अध्याय 28 025 नई आंखों से देखें। चून के नीचे अभी भी बहुत सारे मेहमान इंतजार कर रहे थे। जुआंग शियुए ने युनिया पर बैंडेड लगाया और जाने से पहले आया को दोनों पर नजर रखने का निर्देश दिया। यानके ने युनिया को अपने कमरे में खींच लिया। मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं सुंदर बहन, चलो साथ में खेलते हैं। युनिया ने चौंक कर नीले और सफेद रंग के विशिष्ट कमरे को देखा। यान के सीधे नीले क्षेत्र में भाग गया, जमीन से एक खिलौना उठाया और इसे युनिया को दिया। सुंदर बहन, ये सब तुम्हारे खेलने के लिए हैं। युनिया ने सफेद भाग की ओर इशारा किया जो नीले क्षेत्र की तुलना में अविश्वसनीय रूप से साफ दिख रहा था। वह है, यानके ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, यह मेरे भाई का इलाका है। वह मुझे कभी अंदर नहीं आने देता, वरना मुझे मारता है। मेरा भाई बहुत क्रूर है। युनिया की सहज भावना ये थी कि यानसोंग गंभीर ओसीडी से पीड़ित था और साथ ही गंभीर रूप से जुनूनी बाध्यकारी भी था। ओह, उसने अपने पिछले जीवन में इसे देखा था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बचपन में भी यह इतना गंभीर होगा। यानसोंग बाहर से अंदर आया, उन दोनों पर नजर डाली और सीधे अपने क्षेत्र में जाकर किताब पढ़ने लगा। युनिया यानके के साथ खेलती थी और म्याओ म्याओ की वजह से वह बच्चों के साथ बहुत धैर्यवान थी। वह अक्सर यानके को जोर से हंसाती थी और दोनों जल्द ही एक दूसरे के और करीब आ गए। हर बार बहन कहने पर वह सचमुच युनिया को अपनी बड़ी बहन समझने लगता था। यानसांग ने अपनी आंखें घुमाई। चापलूस, बहुत खुशी से हंसते हुए, बहुत बड़ा मुस्कुराओ और अपना मुंह मत फाड़ो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनकी हंसी कभी कभी यानसोंग तक पहुंचती, जो अपनी किताब बिस्तर पर पटक कर उनके पास आता। उसने लगभग तैयार लेगो ढांचे को लात मारकर अलग कर दिया, जिससे वह जोर से जमीन पर बिखर गया। खेलो, मैं तुम्हें खेलने दूंगा। अगर यह युवा मालिक खुश नहीं है तो कोई भी खुश नहीं रह सकता। यान के एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से चिल्लाया, भाई तुम मेरे घर के लिए मेरे ऋणी हो। वो बहन, और मेरे लिए इसे बनाना आसान नहीं था, तुम मेरे ऋणी हो। यानके का रोना ऐसा था कि उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, जिससे देखने वाले की रीढ़ में सिहरन दौड़ रही थी। यानसोंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तो क्या हुआ अगर मैंने इसे लात मार दी? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मारो। यूयान ने यानसोंग पर गुस्सा करते हुए यानके को सांत्वना दी।
क्या वह घर पर हमेशा अपने भाई को इसी तरह तंग करता था? कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले जन्म में भाइयों के बीच कलह की अफवाहें थीं। इस रवैये के साथ यानसोंग बिल्कुल भी बड़े भाई जैसा नहीं लगता था। रो मत, क्या होगा अगर बहन तुम्हें इसे फिर से बनाने में मदद करे? यूनिया ने धीरे से शांत किया। यानके ने खुद को यूनिया की बाहों में फेंक दिया, उसके कपड़ों पर आंसू पोंछते हुए। वो बहन, तुम सबसे अच्छी हो, ये बहुत अच्छा होगा यदि तुम मेरी असली बहन होती। यानसोंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। अरे परेशान करने वाले बच्चे, तुम कहाँ घुसे हुए हो? क्या मैं अब से तुम्हारी सगी बहन बन जाऊं? रोना बंद करो, चलो मिलकर घर बनाते हैं। यानके ने अपने आंसू पोंछे और यूनिया के साथ फिर से निर्माण शुरू करने वाला था। यानसोंग ने लेगो को लात मारकर हटा दिया और इससे पहले कि यूनिया कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, वह झल्लाकर वहां से चला गया। यहाँ तक कि यूनिया जैसा सहज व्यक्ति भी उसे मारने से खुद को नहीं रोक सका। सचमुच कितना घृणित व्यक्ति है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। यानके, वाह, फिर से रोने लगी। यूनिया को यानके को धीरे से दिलासा देते हुए सुनकर यानसोंग को झुंझलाहट में किसी को मार डालने का मन हुआ। अरे बच्चे, तुम किस बात पर रो रहे हो? तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही रो सकते हो? वाह! उसके बाद एक आसमान और जमीन हिला देने वाली, रूह कंपा देने वाली चीख निकली। यूनिया पलटी, उसका चेहरा काला पड़ गया। जो अभी तक बहुत बड़ा और ताकतवर होने का दिखावा कर रहा था, वो फूट फूट कर रो रहा था। ये गुस्सा किस बात का था? क्या ये अपने भाई को परेशान करने का अपराध बोध था? यूनिया ने तुरंत ही स्वयं इस बात का खंडन कर दिया। भाइयों के बारे में कहावत सच है कि एक दूसरे की अपेक्षा अधिक रोने वाला होता है तथा बिल्कुल एक ही तरह से रोता है। उसके लिए सौभाग्य की बात थी कि नानी ने दरवाजे के बाहर से उसे आवाज दी और यूनिया जल्दी से पीछे हट गई। उसने सोचा, इस दुनिया में म्याऊ म्याऊ जैसा अच्छा व्यवहार करने वाला और प्यारा बच्चा कोई नहीं है। उसे भविष्य में इन दोनों भाइयों से निश्चित रूप से दूरी बनाए रखनी होगी। यूनिया के चले जाने के बाद यानसांग ने तुरंत रोना बंद कर दिया। उसके व्यवहार में परिवर्तन की गति आश्चर्यजनक थी। वह अपनी ठुड्डी ऊंची करके यानके के पास गया। भविष्य में जी यूनिया से दूर रहना, समझ गए? यानके ने अभी भी रोते हुए कहा, मुझे सुंदर बहन पसंद है, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। यानसोंग ने ठंडी सांस ली और उस पर अपनी मुट्ठी हिला दी, जिससे यानके डर गया और उसने जल्दी से अपना सिर पकड़ लिया। देखो तुम कितने काया हो, तुम्हें उसके साथ खेलने का क्या अधिकार है? अगर मैंने तुम्हें फिर से उसे परेशान करते देखा तो मैं तुम्हें पीटूंगा, यानसोंग ने भयंकर धमकी दी। यानके को पता नहीं था कि उसके मन में क्या आया, लेकिन वह अचानक उठ खड़ा हुआ और चुनौती भरे स्वर में चिल्लाया, मैं नहीं करूंगा, मुझे तो बस सुंदर बहन पसंद है और मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ, तुम्हें मुझे नियंत्रित करने का क्या अधिकार है? यानसोंग अचंभित रह गया और अचानक गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत तो बढ़ गई है ना? मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत? दोनों भाइयों में तुरंत हाथापाई हो गई और यानके को यह नहीं पता था कि उसे ताकत कहां से मिली और वह आमतौर पर कठोर यानसोंग के चेहरे पर निशान छोड़ने में कामयाब रहा। ये पहली बार था जब दोनों भाइयों के बीच यूनिया को लेकर लड़ाई हुई। यूनिया ने ज्वांग शियुए को अलविदा कहा, फिर काम जिनसे के पास गई जो पास में ही इंतजार कर रहा था, और दोनों साथ में विला से बाहर निकल गए। विला से मुख्य द्वार तक कुछ दूरी थी और यूनिया ने कांग जिनसे की आवाज सुनी, जो पानी की तरह ठंडी थी। जी यूनिया, आपने आज मुझे सचमुच प्रभावित किया है, ऐसा लगता है कि मुझे सचमुच विश्वास हो जाना चाहिए कि आप एक विलक्षण प्रतिभा हैं, उसने कहा। यूनिया चुपचाप उसके बगल में चली गई। लेकिन यह मत भूलना, चाहे तुम कितनी भी होशियार क्यों न हो, तुम अभी भी एक बच्ची ही हो। मेरे पास तुम्हें परेशान करने के अनगिनत तरीके हैं, क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? उसने उस छोटी लड़की की तरफ देखते हुए पूछा जो उससे एक कदम पीछे थी। उसकी आंखें बर्फ की तरह तेज थीं। यूनिया ने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर एक मासूम प्यारी सी मुस्कान थी, हालांकि उसकी आंखों में एक शरारती उपहासपूर्ण रोशनी टिमटिमा रही थी। ठंडी चांदनी में वह एक फरिश्ता और एक शैतान का मिश्रण लग रही थी, खूबसूरत होते हुए भी काली। कांग जिनसे थोड़ा हैरान होकर देखने लगा। यूनिया के होठों के कोने थोड़े से ऊपर उठे, मैं इसका इंतजार कर रही हूँ। कांग जिनसे ने यूनिया को ऐसी नजरों से देखा मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसे लगा कि बच्ची अपने साथियों से ज्यादा होशियार है और आज रात की घटना पर काफी देर तक सोचने के बाद सबसे संभावित कारण संयोग ही लगा। आखिरकार उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि 5 साल का बच्चा इतनी साजिशें रच सकता है। यह उसके दिल के लिए शक से परे था। हालांकि उस क्षण अपने सामने खड़ी छोटी सी आकृति का सामना करते हुए उसने अचानक अपने पैरों के तलवों से एक ठंडी सी लहर महसूस की, जिसने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। जीलानी ने कैसी राक्षसी बेटी को जन्म दिया था। युनशेन उन दोनों के लिए कार में इंतजार कर रहा था और जब वे बैठ गए तो ड्राइवर ने कार स्टॉप की और चला दिया। कांग जिनसे ने युनशेन के चेहरे पर नजर डाली, उसके हाथ की हथेली को दबाया, बोलने के लिए उसका मुंह खोला, लेकिन फिर उसे बंद कर दिया। यूनिया ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। घर की यात्रा शांत थी। जैसे ही वे लिविंग रूम में दाखिल हुए, इससे पहले कि कांग जिनसे कुछ कह पाती, युनशेन अचानक पलट गया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। यूनिया क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर धीरे से हंसने लगा और तिरस्कार को छिपाने के लिए अपनी निगाहें नीचे कर लीं। कांग जिनसे एक थप्पड़ के साथ पीछे की ओर लुढ़क गई, उसकी ऊंची एड़ी मुड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाल बिखरे हुए थे और बहुत ही अस्त व्यस्त थे। वह पूरी तरह से हतप्रभ थी, उसके कान बज रहे थे, उसके गाल का बायां हिस्सा गर्म हो रहा था। महज आधे दिन के भीतर ही उसे 2 लोगों ने थप्पड़ मार दिया, वह भी उसके चेहरे के एक ही तरफ। अपमान, आक्रोश और शिकायत, ये सारे भाव उसकी आंखों में घुल मिल गए, फिर भी अंततः एक शांत कुंड में समा गए। अपने होठों को तब तक काटते हुए जब तक उनमें से खून न निकलने लगे, मुंह में लोहे का स्वाद फैल रहा था, उसने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। भाई शेन, मैंने क्या गलत किया? तुमने मुझे क्यों मारा? उसने ऊपर देखा, उसकी आवाज में अन्याय भरा था।
युनशेन ऊंचे और प्रभावशाली ढंग से खड़े होकर ऊपर से नीचे की ओर देख रहे थे। उनका सुंदर चेहरा किसी भी स्पष्ट भावना से रहित था, जो एक भयावह प्रभाव छोड़ रहा था। अपनी छोटी मोटी चालों पर लगाम लगाओ, वरना मैं जितनी आसानी से तुम्हें ऊपर उठा सकता हूँ उतनी ही आसानी से तुम्हें बर्बाद भी कर सकता हूँ। कांग जिनसे, मेरी सीमाओं की परीक्षा मत लो। युनशेन की बेटी को बदनाम करना तुम्हारा काम नहीं है। युनशेन की बेटी को बदनाम करना आपका काम नहीं है। युनिया का दिल अचानक धड़क उठा, मानो सुई चुभ गई हो, तेज दर्द उठा। मुठियां कसकर भींच लीं, उसकी आंखें जल्द ही हल्की सी लहरदार, धुंधली और दीप्तिमान, काली और चमकदार हो गईं। व्यंग्यात्मक और तिरस्कारपूर्ण। कांग जिनसे कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर तुरंत अपने घुटनों पर रेंगते हुए युनशेन की पतलून की टांग पकड़ ली। भाई शेन, ये सब गलतफहमी है, मैं युनिया के बारे में गलत थी, कृपया आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। युनशेन ने उसे एक तरफ धकेल दिया और उदासीनता से मुंह मोड़ लिया। कांग जिनसे, तुमने मुझे बहुत निराश किया है, बस यहाँ से चली जाओ। इन शब्दों के साथ वह सीढ़ियों की ओर चल पड़ा, भावुकता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हुए। जब वह युनिया के पास से गुजरा तो वह रुक गया और अपनी नजरें उस शांत लड़की पर घुमाई जो लगभग अदृश्य लग रही थी। ये पहली बार था जब उसने अपनी जैविक बेटी को गंभीरता से देखा। उसके जन्म के बाद से युनम्याओ के साथ कुछ अनकहे कारणों से उसने इन जुड़वा बच्चों पर कभी ध्यान नहीं दिया था, यहाँ तक कि उन्हें एक बार भी गोद में नहीं लिया था। अचानक उसे कुछ दिन पहले की बात याद आ गई, जब युन्या उसकी पतलून की टांग से चिपकी हुई थी और उसे प्यार से डैडी कह रही थी। उसकी ऊपर देखती हुई आंखें उसे क्षण भर के लिए अचंभित कर रही थीं। यह अनुपस्थित चित्तता केवल कुछ क्षण तक ही रही, उसके बाद उसकी आंखों में पुनः सामान्य अविचल उदासीनता लौट आए। आज तुमने अच्छा किया, थोड़ा आराम करो, उन्होंने कहा और चले गए। युनशेन के सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर गायब हो जाने के बाद कांग जिन से उठी और युन्या को विषैली सांप जैसी विषैली आंखों से घूरने लगी, मानो अगले ही पल झपटकर अपने दुश्मन को टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए तैयार हो। युन्या ने अपनी नजर उठाए, उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। उसकी नाजुक आकृतियां शानदार रोशनी के नीचे एक नन्ही परी की तरह चमक रही थी, शुद्ध, प्यारी, पवित्र और निष्कलंक। फिर भी ऐसी मुस्कुराहट ने कांग जिनसे को बहुत उत्तेजित कर दिया, जिसने अपने दांतों को जोर से काट लिया और उसे फाड़ डालने की इच्छा को रोक लिया। उसके होंठ खून से सनी, प्रतिशोध भरी मुस्कान में मुड़ गए। जी युन्या, बहुत अच्छा, तुम बस इंतजार करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके पेट से एक हल्का सा दर्द उठा, जिससे उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और गाल पीले पड़ गए, लेकिन उसने अपने दुश्मन के सामने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। एक कदम आगे बढ़ते ही उसे अपने टखने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसका पैर मुड़ गया था। उसने अपनी ऊंची एड़ियां उतार दी और उन्हें उठाकर अपनी पीठ सीधी करके लंगड़ाते हुए बैठक कक्ष से बाहर निकल गई। युन्या की आंखें चमक उठी, फिर अंत में एक शांत झील की तरह स्थिर हो गईं और वह ऊपर की ओर मुड़ी। छोटी मिस, क्या हुआ? जैसे ही वह युनम्याओ के कमरे में दाखिल हुई, जिडाई ने उत्सुकता से युन्या का हाथ खींचते हुए पूछा। उसने नीचे शोरगुल सुना था और अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। उस नीच कांग जिनसे को आखिरकार वो मिल गया जिसकी वो हकदार थी, ये बहुत संतोषजनक था। बालकनी के फर्श पर बैठकर ब्लॉकों से निर्माण करते हुए युनम्याओ को कुछ महसूस हुआ और उसने धीरे से अपना सिर घुमाकर देखा। इस प्रकार वे स्पष्ट आंखें ऐसे चमक उठी मानो प्रकाश की एक किरण उनमें उतर आई हो और बारीक चमकदार लहरें बिखेर रही हो। अपने हाथ से खिलौना फेंककर वह तेजी से युन्या के पास दौड़ा और उसे गले लगा लिया। अपनी बहन को देखकर उसका हृदय खुशी से भर गया और उसने बिना किसी संकोच के अपनी खुशी व्यक्त कर दी। युन्या ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाए। उसकी म्याओ म्याओ हमेशा उसके दिल को इसी तरह छूती थी। ये कुछ और नहीं बल्कि स्वयं पर लगाई गई बंदिशें हैं। आंटी डाई, इतनी जल्दी खुश मत हो जाओ, उसने हल्के से कहा और युन म्याओ को नहलाने के लिए ले गई। हाँ, इतनी जल्दी खुश मत हो जाना। उसकी समय से पहले हुई पहचान कांग जिनसे के पागलपन भरे प्रतिशोध को और भड़का देगी। अगर तुम जड़ें नहीं हटाओगे तो बसंत की हवा के साथ खरपतवार फिर से उगाएंगे। अब उसके पास केवल एक चतुर दिमाग था, लेकिन खुद को बचाने का कोई साधन नहीं था। फिर भी उसे म्याओ म्याओ की रक्षा करनी थी। 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में चारों ओर से शत्रुओं और खतरों से घिरी हुई उसकी रगों में उत्तेजित रक्त दौड़ रहा था। नए सिरे से शुरुआत करते हुए वह हर कदम की योजना बनाएगी। नफरत, अपनी पिछली जिंदगी के आंसू, म्याओ म्याओ, और अपनी जिंदगी, वह अपना बदला खुद अपने हाथों लेगी। विला से बाहर निकलते समय रात की तेज हवा चली, जिससे कांग जिनसे अवचेतन रूप से कांपने लगा। पांशान रोड पर गाड़ी चलाते समय जब वह लाल बत्ती पर इंतजार कर रही थी तो उसके पेट में तेज दर्द हुआ। नीचे असहजता महसूस करते हुए, जैसे कि कुछ गर्म चीज उसके पैरों से नीचे टपक रही हो, उसने अवचेतन रूप से अपनी स्कर्ट को ऊपर उठाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी भयभीत हो गई कि लगभग टुकड़े टुकड़े हो गई। नंबर डायल करते समय उसकी उंगलियां कांपने लगीं। नमस्ते, क्या यह आपातकालीन सेवाएं हैं? तुम दोनों चुपचाप खड़े रहो, जो भी पहले हिलेगा उसे पिटाई मिलेगी। बेल्ट पकड़े हुए जुआंग शियुए ने दीवार के सहारे आज्ञाकारी ढंग से खड़े दोनों भाइयों पर सख्ती से चिल्लाया। यानसोंग ने मुंह बनाया और चुनौती भरे भाव से आकाश की ओर देखा। यानके ने दुख की तस्वीर सूंघी। तुम सचमुच दुनिया को उलट पुलट कर रहे हो। अगर मैं आज तुम्हें सजा नहीं दूंगी तो तुम आगे क्या करोगे? छत उखाड़ दोगे। जूंग शियुए इतनी गुस्से में थी कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, बस यही चाहती थी कि भाई एक बार उसे थोड़ा आराम दे। यान के पहले बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला बच्चा था, लेकिन अब यान सोंग उसे गुमराह कर रहा था। माँ, ये गेगे था जिसने मुझे पहले मारा था। मैं वो यानके ने दुखी होकर कहा। जूंग जियुए ने अपना स्वर नर्म किया। गेगे, तुम हमेशा से अच्छे रहे हो। माँ तुम पर विश्वास करती है, लेकिन अगली बार चाहे जो भी कारण हो, तुम्हें पहले माँ को बताना होगा। अगर कोई कुत्ता तुम्हें काटता है तो क्या तुम भी उसे काटोगे? यानसोंग का चेहरा पल भर में काला पड़ गया। उसकी माँ का क्या मतलब था? क्या उसकी तुलना कुत्ते से की जा रही थी? यानके के आंसू हंसी में बदल गए और उसने यानसोंग की ओर एक नजर डाली। गेगे एक कुत्ता है।
यान सोंग ने मुड़कर उसे गुस्से से घूरा, अगर मैं कुत्ता हूं तो तुम एक छोटे से पिल्ला हो। यान के ने भयभीत होने का नाटक करते हुए अचानक खुद को जुआंग जियुए की बाहों में फेंक दिया। वो गेगे बहुत मतलबी है। जूंग जियुए ने यान सोंग को एक सख्त नजर से देखा, क्या तुम अच्छे से बात नहीं कर सकते? तुम अपने भाई को क्यों डरा रहे हो? ठीक से खड़े रहो और जब तक तुम सीख नहीं जाते तुम सुबह तक खड़े रहोगे, उसने कहा और फिर यान के को अपनी बाहों में लेकर जाने के लिए मुड़ गई। यान के जूंग जियुए के कंधे पर लेट गया और यान सोंग की ओर जीभ निकालकर शरारती अंदाज में देखने लगा। यान सोंग ने उस पर मुट्ठी हिलाई, तुम छोटे बदमाश बिना किसी कारण के घमंडी हो रहे हो। अध्याय 30:27 कार्यक्रम रिकॉर्डिंग शुरू होती है। सुबह सुबह युआन पेन ने फोन करके बताया कि शो की रिकॉर्डिंग 3 दिन में शुरू होगी और यूनिया को तैयार रहने को कहा। जी डाई ने अपनी चिंता व्यक्त की, मिस क्या हम इसमें भाग न लें? शो की रिकॉर्डिंग बहुत थका देने वाली होती है। मुझे चिंता है कि आप और युवा मास्टर इसे संभाल नहीं पाएंगे। यूनिया ने मुड़कर जी डाई की ओर देखा, आंटी डाई आपने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। क्या अब ये कहने में थोड़ी देर नहीं हो गई? जब तक कि आप अनुबंध तोड़ने के लिए कोई मोटी रकम नहीं देना चाहती। इस टिप्पणी से जी डाई अवाक रह गई। हालांकि यूनिया और यून मियाओ जी परिवार के मुख्य उत्तराधिकारी थे, लेकिन वे बहुत छोटे थे। जी परिवार यूनशेन हॉल के दृढ़ नियंत्रण में था। हालांकि भाई बहनों को खाने पीने और कपड़ों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनके लिए पर्याप्त धन जुटाना इतना आसान नहीं था। युवती के पास काफी बचत थी, लेकिन उसके लापता होने के बाद यूनशेन ने उसे पहले ही जब्त कर लिया था। नौकरानी के तौर पर जी डाई को जी परिवार से अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। अनाथ होने के कारण उसने सालों तक कोई खर्च नहीं किया और सब कुछ बचा कर रखा। इस तरह उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली थी। हालांकि भविष्य में किसी आपात स्थिति के डर से उसने उस पैसे को छूने की हिम्मत नहीं की। उसने हस्ताक्षर करते समय अनुबंध को ध्यान से पढ़ा था। अगर किसी भी पक्ष ने अनुबंध का उल्लंघन किया तो जुर्माना काफी बड़ा होगा। उनकी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यूनशेन के हस्तक्षेप से ही समाधान संभव होगा। लेकिन चूंकि यूनिया ने यूनशेन की जानकारी के बिना ही कार्यक्रम को अपने हाथ में ले लिया था, तो वह उसे कैसे पता चलने दे सकती थी? जी डाई की भौहें चिंता से गहरी सिकुड़ गईं और ये देखकर यूनिया ने आह भरी। चाची मरो, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ऐसा ही हो, क्या अंकल किन ने कोई खबर भेजी है? ये बात यूनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मुझे कुछ और समय दीजिए, मुझे जल्द ही कुछ खबर मिल जाएगी। इन 3 दिनों में उस कष्टप्रद मक्खी काम जिनसे के बिना यूनिया के दिन काफी सुखद थे। इस दौरान जियांग ली रोज यूनिया को ट्यूशन देने आता था। वह यूनशेन से मिलकर यूनिया की स्कूली शिक्षा पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। गुरुजी, मुझे कुछ दिनों के लिए लंबी यात्रा पर जाना है, इसलिए मुझे कुछ दिनों की छुट्टी लेनी पड़ सकती है, यूनिया ने दिन भर की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कहा। जियांग ली ने अपनी भौहें सिकुड़ी और अपने सामने बैठी प्यारी और आज्ञाकारी छोटी लड़की की ओर देखा, जिसकी स्पष्ट आंखें उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देख रही थीं। क्या बात है, अगर आपको अपने शिक्षक को बताने में कोई आपत्ति न हो। यूनिया ने एक पल सोचा, फिर गंभीरता से जियांग ली की ओर देखा। मैं एक वैरायटी शो की रिकॉर्डिंग में हिस्सा लूंगी। वह जियांग ली को धोखा नहीं देना चाहती थी। एक विविधतापूर्ण शो, जियांग ली ने नाराजगी जताते हुए कहा, एक वैरायटी शो तुम्हें लोगों की नजरों में ला खड़ा करेगा। यह मनोरंजन उद्योग में एक पैर रखने जैसा है। मनोरंजन उद्योग के पीछे की चकाचौंध तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा गंदी है। और सिर्फ 5 साल की उम्र में यह उद्योग तुम्हारे विकास को सीमित कर देगा और तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। मेरी बात सुनो, तुम अभी भी बहुत छोटे और बहुत बुद्धिमान हो। भविष्य तुम्हारे लिए असीमित संभावनाओं से भरा है, लेकिन यह मनोरंजन उद्योग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यूनिया समझ गई कि जियांग ली सचमुच उसकी भलाई चाहता है। उसने अपने होंठ भींच लिए और एक लंबी चुप्पी के बाद ऊपर देखा। उसकी गहरी काली आंखें बेहद चमकदार थीं और धुंध की एक परत से ढकी हुई थी, जिससे वह रहस्यमय लग रही थी। टीचर जियांग, शुक्रिया, लेकिन मैं जो कर रही हूँ उसके बारे में मैं स्पष्ट हूँ। कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप इसे मेरे लिए गुप्त रखेंगे। लड़की की आवाज कोमल और सौम्य थी, फिर भी उसमें एक अटूट दृढ़ संकल्प झलक रहा था। जियांग ली ने यूनिया को गहराई से देखा और महसूस किया कि वास्तव में ये 5 साल की लड़की इतनी बुद्धिमान थी कि उसे सामान्य मानकों से नहीं आंका जा सकता था। ठीक है यूनिया, तुम चाहे कुछ भी करो, याद रखना कि मैं हमेशा पीछे से तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम्हें कोई मुश्किल आए तो मेरे पास आना। सच कहूं तो मैं तुम्हें अपनी बेटी मानने लगा हूं। यूनिया के दिल में एक कोमल गर्माहट उमड़ पड़ी और एक मीठी मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, आपकी बेटी होना मेरा सौभाग्य है। हाँ, अगर उसके पिता यूनशेन नहीं होते बल्कि दुनिया का कोई भी साधारण आदमी होता तो यह उसके और म्याओ म्याओ के लिए बहुत बड़ी किस्मत होती। आज शो की आधिकारिक रिकॉर्डिंग का दिन था। यूनिया जल्दी उठी, म्याओ म्याओ को साफ किया और आईने में उस नन्हे मुन्ने को देखकर मुस्कुराए और अपना गाल उसके गाल से सटा दिया। मेरी म्याओ म्याओ दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे अच्छा व्यवहार करने वाली बच्ची है। दर्पण में 2 छोटे चेहरे एक दूसरे के करीब दिखाई दे रहे थे। उनकी विशेषताएं लगभग 60% समान थी, विशेष रूप से स्पष्ट और चमकदार आंखों की एक जैसी जोड़ी, ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ, साफ आसमान के बीच चंद्रमा, एक जोड़ी बर्फीली धाराओं की तरह साफ और दूसरी बादलों से घिरी धुंध की तरह रहस्यमय। फिर भी दोनों के चेहरे की विशेषताएं एक पेंटिंग की तरह उत्कृष्ट थीं, जैसे कि वे गोल्डन बॉय और जैड गर्ल थे जो गुवानिन के बगल में बैठे थे, अविश्वसनीय रूप से सुंदर। म्याओ म्याओ ने दर्पण में यूनिया के होठों की भाषा समझ ली। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और उसी क्षण पूरा स्थान उज्ज्वल हो गया। उन्होंने कहा, हाँ ये भी है। पेरेंट चाइल्ड ग्रैंड बैटल एक बड़े पैमाने का विविधतापूर्ण शो है जो माता पिता और बच्चों के आपसी संवाद पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य उन्हें एक दूसरे के करीब लाना और भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण धीरे धीरे दूर होते जा रहे स्नेह को फिर से जगाना है।
यह माता पिता को अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने और उनकी शिक्षा पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे यह एक सार्थक शैक्षिकी वृत्तित्व जैसा कार्यक्रम बन जाता है। आकर्षण बढ़ाने के लिए उन्होंने सेलिब्रिटी बच्चों को उनके स्टार माता पिता और गैर सेलिब्रिटी बच्चों के साथ दिखाने का फैसला किया। देश में ऐसा शो फॉर्मेट पहले कभी नहीं देखा गया था और बच्चों को फिल्माने की अतिरिक्त चुनौती के साथ इसने घोषणा होते ही लोगों की उत्सुकता को तुरंत आकर्षित कर लिया। हालांकि सच कहूं तो किसी को भी इससे कोई खास उम्मीद नहीं थी। प्रसारण स्टेशन के लोग युवान पेन को शर्मिंदा होते और शर्मिंदगी से स्टेशन से बाहर निकलते देखने का इंतजार कर रहे थे। कार्यक्रम एक भव्य विला में आयोजित किया गया था, जिसमें एक गोल्फ कोर्स, एक रेस्ट्रैक और एक स्विमिंग पूल था, जो विलासिता का प्रतीक था। पिता और पुत्रों या पिता और पुत्रियों के 4 जोड़ों को रात भर विला में रहना था, ताकि वे अपने बच्चों के साथ घुल मिलकर रहना और उनकी देखभाल करना सीख सकें। एक सेलिब्रिटी जोड़ी सुपरस्टार माई जी हुई और उनके 6 वर्षीय बेटे माइक जेंग थे, जो शो के सबसे बड़े नाम थे, और दूसरी जोड़ी विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन शेन जुडोंग और उनकी प्यारी 5 वर्षीय बेटी शेन लुआक हुई थी। गैर सेलिब्रिटी समूह में लोकप्रिय एक्शन फिल्म स्टार गाओ हे थे, जो अपनी सख्त छवि के लिए जाने जाते हैं, तथा उनके साथ छोटा लड़का युयान भी था। और आखिरी जोड़ी मिंग हान अपने सामने हाथ पकड़े खड़े 2 खूबसूरत बच्चों को देखकर कुछ स्तब्ध रह गया। क्या सिर्फ एक ही बच्चा होना तय नहीं था? एक और बच्चा क्यों था? एक लोकप्रिय और जबरदस्त प्रसिद्धि वाले युवा अभिनेता के रूप में मिंग हान को इस शो में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। बच्चों की देखभाल करना, जो उसके लिए एक अजनबी काम था, एक युवा मालिक जिसे सब कुछ थाली में परोस कर मिलता था, ज्यादातर दूसरे लोग उसकी देखभाल करते। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।